नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 के अंतर्गत नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराई जा रही है। आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसका नाम है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका का वर्णन करना है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका का वर्णन करना है। बिहार की भूमिका को सविस्तार रूप से बताना है। बीपीएससी के द्वारा 38 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है और आप 38 नंबर में से मैक्सिमम मार्क किस प्रकार से यहाँ पे गेन कर सकते हैं, उसी चीज़ों को मैं आप लोगों से डेली के डेली मैं आप लोगों से बताता हूँ पूरा का पूरा। जो ये आंसर जो फ्रेम है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, इन सारे ही चीज़ों के माध्यम से आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे जब बात की जाती है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका का वर्णन करें, अर्थात भारत की आज़ादी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार किस प्रकार से कदम मिला के चल रहा था, उन्हीं सारी चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल ही हम लोग थोड़ा बहुत प्राचीन भारत की हम लोग चर्चा कर लेंगे, मध्यकालीन भारत की भी चर्चा कर लेंगे, एंशिएंट, इसके अलावा मेडिवल बिहार की भी चर्चा कर लेंगे कि उस समय यहाँ पे क्या स्थिति थी। लेकिन जो हमारा शुरुआत होगा आंसर राइटिंग वो यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेज़ों के आगमन से, अर्थात 1757 और 1764 बक्सर और प्लासी और बक्सर के युद्ध से यहाँ पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसी समय से बिहार में जो अंग्रेज़ों का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अब वही जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा अंग्रेज़ों का पूरा ये देखेंगे तो 1947 तक चलते रहेगा। और फिर अब इसी कदम में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही होती है बिहार में भी, खासकर शुरुआत होती है 1857 के पहले जनजातीय आंदोलन के रूप में समझ सकते हैं। उसके बाद फिर शुरू होती है चंपारण सत्याग्रह के रूप में समझ सकते हैं। फिर वो मामला यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन कोशिश करना है कि 1857 के पहले की चीज़ों को बहुत आपको लोगों को सॉर्ट आउट करना है। 1857 के बाद से ज्यों यहाँ पे आज़ादी का दौर आते जाएगा वहाँ पे इंटेंसिटी आपको बढ़ाते चलना है, थोड़ा बिहार के संदर्भ में डिटेलिंग करने का प्रयास करना है। इसी पैटर्न पे अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। जब भी देखिए भारत के इतिहास की बात आती है तो बिहार का जो इतिहास है अपने आप में देखेंगे तो बिल्कुल ही एक दिव्य प्रकाश की तरह चमकते रहता है। और चमके भाग का भी यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि एंशिएंट एरा से अगर बिहार की हम लोग बात करें तो यहाँ पे मगध साम्राज्य में एक से एक शासक हुए, बिंबिसार हो गया, इसके अलावा उदयन हो गया, अजात शत्रु हो गया। उसके बाद से जब थोड़ा सा और आगे आएंगे तो उसी के समकालीन देखेंगे तो बुद्ध और जैन धर्म का पूरी तरीके से उदय हो चुका है। उसके बाद थोड़ा और आएंगे इधर तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त, इसके अलावा अशोक हो गया, गुप्त काल में एक से एक समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसे शासकों की यहाँ पे चर्चा मिलती है। तो अपने आप में बिहार का इतिहास आप देख पा रहे हैं भारत के इतिहास में काफ़ी यहाँ पे महत्व रखता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं मेडिवल बिहार की, मध्यकालीन बिहार की, तो यहाँ पे देखेंगे तो मुस्लिमों का यहाँ पे आक्रमण हो चुका है और धीरे धीरे मुस्लिमों की संख्या इन बिहार के क्षेत्रों में, या फिर हम कह सकते हैं कि बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में बड़ी तेज़ी से यहाँ पे ग्रो करती है। तो उस दरमियान देखेंगे तो मुस्लिमों का जैसे यहाँ पे आक्रमण यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा, खासकर जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी तो उस समय यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अधीन बहुत सारे इधर बंगाल में जो शासक होते हैं शासन कर रहे होते हैं। बहुत सारे शासक यहाँ पे दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंट भी होना चाहेंगे। तो जब भी इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल के साथ साथ इसमें बिहार का क्षेत्र भी यहाँ पे जुड़ा रहता है। आगे चल के जब दिल्ली सल्तनत का पूर्णतः पतन हो जाएगा तो भारत में जब मुगलों का भी आगमन होगा तो मुगल लोग भी इस बंगाल के क्षेत्रों पर पूरा अपना कंट्रोल यहाँ पे बनाए रखेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे मुगलों के द्वारा बहुत अच्छा खासा बिहार में भी यहाँ पे कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। ऑलरेडी आप लोगों ने सुना होगा औरंगाबाद औरंगजेब का जो पोता था अपने पोते के नाम पे पटना का नाम भी यहाँ पे बदलवाया हुआ था अजीमाबाद। तो ऐसे चीज़ों को आपने जरूर ही मध्यकालीन बिहार में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे जब भारत में ध्यान रखिएगा जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे आगमन होगा, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होगा, तो अब इन्हीं अंग्रेज़ों के द्वारा जब बंगाल के क्षेत्रों में खासकर कलकत्ता के क्षेत्रों से धीरे धीरे जब इन्फ्लुएंस बढ़ाने की जब कोशिश की जाएगी तो बिहार भी उससे अछूता यहाँ पे नहीं रहेगा। अब इस आधुनिक बिहार में ध्यान रखिएगा, अब इस आधुनिक बिहार में
भारत के इतिहास में बिहार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, चूँकि अंग्रेज़ों को बहुत बड़ी यहाँ पे टक्कर देते हुए बिहार भी नज़र आएगा। खासकर हम लोग समझेंगे जनजातीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, या फिर चंपारण सत्याग्रह हो गया उसके पैरेलल यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जितना भी आंदोलन हुआ, जैसे चंपारण सत्याग्रह के बाद असहयोग हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया, या फिर इसी दरमियान बहुत सारी यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां भी बनी, जैसे स्वराज दल की हम लोग चर्चा कर लेंगे, किसान आंदोलन की इसमें हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे, सत्याग्रहियों की चर्चा करते चलेंगे। इसके साथ साथ आगे जब जाएंगे आप, ठीक है, तो सविनय अवज्ञा के साथ साथ 1935 का जो एक्ट है उसमें भी हम लोग बात कर लेंगे कि उसका इफेक्ट क्या पड़ा बिहार में, कैसे लोग अब यहाँ पे आज़ादी के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उसके बाद, ठीक है, फिर शुरू हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध का दौर हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से फिर अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव हो गया, और उसके बाद से फिर भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान में किस प्रकार से बिहार ने अपना बहुत बड़ी जो भूमिका निभाई, इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। अभी जितनी सारी चीज़ों को मैंने बोला, बारी बारी से हम लोग इसको और डिटेलिंग में हम लोग चर्चा करते चलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा मैप के माध्यम से आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि जब भी हम लोग देखिए बंगाल जब बोलते हैं, ठीक है, बंगाल जब उस समय बोला जाता था, खासकर 1905 के पहले, 1905 के पहले तो बंगाल कुछ इस टाइप का होता था। देख रहे हैं यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, वर्तमान में बांग्लादेश हो गया, इसके अलावा इधर उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड, बिहार, ये सारा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सब यहाँ पे हुआ करता था। लेकिन 1905 में क्या हुआ था, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि बंगाल विभाजन हो गया, बंग भंग माने बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में। उसके बाद से कुछ मैप इस तरह से निकलता है, देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ जो मैप है, ये है, इधर हो गया पूर्वी बंगाल और इधर हो गया यहाँ पे पश्चिमी बंगाल। लेकिन ये मामला अभी तक नहीं रुका, लगभग 1912 तक आते आते, ध्यान रखिएगा, 1912 तक आते आते पुनः जो पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ से बिहार और उड़ीसा सेपरेट हो गया। तो ये रहा बिहार और नीचे हो गया यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा, 1912 तक आते आते, ठीक है। अब यहाँ पे जब देखेंगे ये जो मैप है इधर, ठीक है, तो ये जो मैप है पूरा पूरा आज़ादी के बाद का मैप है कि इधर पश्चिमी बंगाल सेपरेट हो गया और बांग्लादेश चूँकि ये पूर्वी, ठीक है, पाकिस्तान के रूप में स्टेबलाइज हो गया। और बीच का ही यहाँ पे दौर आएगा 1935-36 का दौर, 1935-36 का दौर, जहाँ से बिहार और उड़ीसा भी, ध्यान रखिएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो जब भी हम लोग बंगाल की बात करते हैं तो पूरा इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें, ठीक है, जो भी ये क्षेत्र है, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सब आता है। लेकिन 1912 के बाद, ध्यान रखिएगा, 1912 के बाद जब हम सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात करते हैं तो उसमें उड़ीसा भी आ जाएगा, झारखंड भी आ जाएगा और बिहार भी आ जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद से जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को समझना आप लोगों को ज़रूरी है। आज़ादी के बाद जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें और बिहार और झारखंड का, ध्यान रखिएगा, जो भी क्षेत्र था वो सब यहाँ पे आएगा। तो 1935-36 के बाद से, 1935-36 के बाद से चूँकि यहाँ से क्या हो गया, तो बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। अब यहाँ पे 1935-36 के बाद से जब हम लोग बिहार की जब चर्चा करेंगे तो इसमें एक अविभाजित बिहार के रूप में स्टेबलाइज होगा, जहाँ पे बिहार भी होगा और झारखंड भी होगा। चूँकि झारखंड कब सेपरेट हुआ था, तो 2000 में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समझाना जरूरी था, अदरवाइज दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र है, झारखंड के क्षेत्रों की तरफ भी आएगा कुछ क्षेत्र, तो आप लोगों को लगेगा कि बिहार की भूमिका का वर्णन करना है और ये हमें ले जा रहे हैं झारखंड में, ले जा रहे हैं उड़ीसा में, ले जा रहे हैं पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अभी से आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से, बिहार का, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में कह सकते हैं यहाँ पे भूमिका, बिहार की भूमिका यहाँ पे क्या रही है। तो इसको मैं दो भागों में बांटने की कोशिश करता हूँ। एक तो भाग होगा यहाँ पे 1857 के पहले, 1857 के पहले, और दूसरा जहाँ पे आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है अर्थात थोड़ा विस्तार में जाना है, 1857 के बाद यहाँ पे क्या था, ठीक है। तो 1857 के पहले अगर आप देखेंगे इधर, ठीक है, तो मुगलों का कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रोल हुआ करता था, मुगलों का कंट्रोल यहाँ पे हुआ करता था। लेकिन मुगलों में पता है कि जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, फर्रुखसियर जैसे अयोग्य शासक आएंगे,
इसके अलावा ठीक है, जो रंगीला जैसा जो भी मैंने एकदम कह सकते हैं ना कि अयोग्य जब शासक लोग आएगा तो धीरे धीरे बंगाल का नवाब अपने आप को यहाँ पे सेपरेट करने का प्रयास करेगा। इसी कड़ी में मुर्शिद कुली खां का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलीवर्दी खां का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन लोगों तक आते आते देखेंगे तो बिल्कुल जो ये क्षेत्र था, ये जो ठीक है मुगलों का जो क्षेत्र था, बिल्कुल ये बंगाल इनसे यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे हो गया था, नाम मात्र का ही एक औपचारिकता यहाँ पे बचा हुआ था। लेकिन यहाँ पे अब जो बंगाल के नवाब है ये भी चूंकि लंबे समय तक बंगाल के क्षेत्रों में कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाए, आगे चल के मामला हो जाता है सिराजुद्दौला के समय, चाहे हम लोग 1757 की पलासी के युद्ध की बात करें या फिर 1764 के समय हम लोग बक्सर के युद्ध की बात करें, इलाहाबाद संधि को आप लोग याद करिए कि किस प्रकार से अब बिहार में भी इन्फ्लुएंस बनाने की यहाँ पे कोशिश किया गया। बिहार के क्षेत्रों को ध्यान रखिएगा, बिहार के क्षेत्रों को पूरी तरीके से जो मुगल शासक जो होता था, ठीक है, शाह आलम जो सेकेंड था उस समय, उससे यहाँ पे बिहार के क्षेत्रों को यहाँ पे ले लिया गया, अंग्रेजों ने मान्यता के तौर पे यहाँ पे ले लिया। और यहीं पे बिहार के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, बिहार के क्षेत्र में सिताब राय को यहाँ पे उप दीवान यहाँ पे बनाया गया, सिताब राय को उप दीवान बनाया गया। अब इन सारी चीज़ों को आपको समझने मतलब एकदम होता है ना बेसिक चीज़ों को समझने यहाँ पे चलते चलना है कि अब कैसे अब अंग्रेज़ों का बिहार में इन्फ्लुएंस यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते जाएगा। चूँकि अब अंग्रेज यहाँ पे रह चुका है साहब, तो बहुत सारी जो औपनिवेशिक नीतियाँ बनाएगा, बार बार इसकी चर्चा आप लोगों के एग्जाम में करना है। सबसे बड़ा तो कारण यही था ना कि अंग्रेज लोग आया एक बिल्कुल एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे, लेकिन भारत में जो एक राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर था, जो माहौल था, उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भरपूर उठाने की कोशिश किया और धीरे धीरे बहुत सारे राजा रजवाड़े भारत के क्षेत्रों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और औपनिवेशिक नीतियों के माध्यम से ठीक है भारत पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। चाहे हम लोग बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे सोशल हो गया, चाहे वो पॉलिटिकल हो गया, चाहे वो यहाँ पे ठीक है कल्चरल एक्टिविटी हो गया, हर जगह इनके द्वारा इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया गया। और बदले में भारतीयों ने क्या किया, तो बदले में भारतीयों ने यहाँ पे क्या किया, प्रतिक्रिया किया। और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप माना जाता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे भारत में लगभग 68 से अधिक विद्रोह हुआ है। सोचिए 68 से अधिक विद्रोह पूरे के पूरे भारत के संदर्भ में ठीक है अंग्रेजों ने या फिर अंग्रेजों के समय ये विद्रोह हुआ है। और इसका कई जो विद्रोह का जो केंद्र है यहाँ पे, केंद्र जो बिंदु है यहाँ पे बिहार ही रहा है। ध्यान रखिएगा केंद्र बिंदु यहाँ पे बिहार ही रहा है। और इसी बिहार को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जो विद्रोह हुए जिसका केंद्र बिंदु बिहार रहा है और बिहार में किस प्रकार से लोगों में एक जन जागरूकता आई और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अंग्रेजों को ठीक है बिहार के क्षेत्रों से भगाना यहाँ पे शुरू किया गया, ठीक है, या पूरे भारत के क्षेत्रों से भगाना शुरू किया गया। तो अब आशा करते हैं इतना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, नहीं हो गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ों से देखते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सन्यासी विद्रोह की। सन्यासी विद्रोह की थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते चलिए ताकि लोग उसी समय तो ठीक है मतलब समझ पाए ना, उसी समय से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर उस समय यहाँ पे क्या चल रहा था। तो सन्यासी विद्रोह यहाँ पे हुआ था 1770-80 के दौर पे यहाँ पे चला हुआ था बंगाल के क्षेत्रों पे, बंगाल के क्षेत्रों पे। और जब मैं बंगाल बोल रहा हूँ तो इसमें ध्यान रखिएगा बिहार भी शामिल है, बिहार भी शामिल है। यहीं पे कुछ यहाँ पे धार्मिक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे मौजूद थे, जैसे कि माना जाता है यहाँ पे गिरी संप्रदाय के लोग थे, गिरी, और साथ साथ में जो हिंदू जो नागा थे जो ये मानते थे शंकराचार्य को, शंकराचार्य को ये लोग मानते थे, ठीक है। तो इन लोगों ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया, ध्यान रखिएगा विद्रोह कर दिया था, ठीक है। उसका विद्रोह का सबसे बड़ा जो कारण था भीषण अकाल कलकत्ता में बंगाल के क्षेत्रों में पड़ा हुआ था, भीषण अकाल, ठीक है, कलकत्ता या फिर बंगाल के क्षेत्रों में पड़ा हुआ था। आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। टाइम पीरियड कौन सा है, 1770 और 80 का दौर है। और क्लाइव का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, कितना धन ठीक है मतलब लूट खसोट कर यहाँ पे ले गया, मानव जनित एक अकाल था पूरी तरीके से। तो जब ये अकाल पड़ा तो उसी समय सन्यासी विद्रोह गिरी और नागा संप्रदाय के लोगों ने यहाँ पे अंग्रेजों को यहाँ पे लूटना शुरू कर दिया, अंग्रेजों को यहाँ पे लूटना शुरू कर दिया। जो भी उनकी कोठी वगैरह होती थी उनके खजाने को यहाँ पे ठीक है लूटा जाने लगा। और इसका निर्मम विद्रोह भी किया गया था, चूँकि 1770-80 का दौर है। तो उस समय गवर्नर जनरल आ गया था, ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो इसी समय यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि लोगों को तो पता चल गया था ना कि हमारे दुश्मन कौन है, या फिर धीरे धीरे पता चल रहा था। इसमें सबसे बड़े मज़े की बात गिरी और नागाओं का जो साथ दे रहे थे
मुस्लिम कम्युनिटी, चूँकि बंगाल के क्षेत्रों में ठीक है मुस्लिमों की संख्या व्यापक रूप में मौजूद थी, मुस्लिम लोग भी यहाँ पे साथ दे रहे थे। इसी का जो उल्लेख यहाँ पे किया गया बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ, बहुत फेमस आनंद मठ, जो बहुत उनका फेमस उपन्यास है, इसमें उन्होंने यहाँ पे चर्चा भी किया। तो कुल मिला के आपको समझने की ज़रूरत है कि धीरे धीरे अब विद्रोह की जो भावना है अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा हो रही है, या फिर उसका बड़ा यहाँ पे आकार यहाँ पे ले रहा है। अब इसी के समकालीन आप देखेंगे तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे इन्हीं सारे क्षेत्रों में फकीर विद्रोह भी हुआ। इधर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों की तरफ, इधर ही ठीक है तो पागलपंथी विद्रोह भी हुआ। दोनों ही यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे अंग्रेज़ों की नीतियाँ ठीक है इनके विद्रोह का बहुत बड़ा कारण बनी, लेकिन ये थोड़ा सीमित रह गया। बिहार के क्षेत्रों में बहुत अधिक इसका प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा बिहार के क्षेत्रों में, वो था यहाँ पे वहाबी आंदोलन। ठीक है, वहाबी आंदोलन बहुत लंबे समय तक ये भी आंदोलन चला हुआ था। टाइम पीरियड आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, 1830 से लेके 69। देखिए कोई भी जो आंदोलन चलता है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग डेट इसीलिए लिखा होता है कि कोई यहाँ पे कब यहाँ पे टाइमलाइन लेता है, कहाँ से कोई शुरू हुआ। ठीक है, तो समस्या यहाँ पे होती है इस चीज़ को एक्यूरेट ठीक है एग्जैक्ट यहाँ पे डेट नहीं मिल पाता है। तो वहाबी आंदोलन 1830 से लेकर 1869 तक यहाँ पे जो इस आंदोलन को चलाया गया था ठीक है मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था, और इसका उद्देश्य था कि इस्लाम पुनरुत्थानवादी आंदोलन, इस्लाम पुनरुत्थवादी ठीक है आंदोलन अर्थात माना जाता है कि मुस्लिम धर्म में उस समय बहुत सारी कुरीतियाँ बुराइयाँ यहाँ पे आ चुकी थी, और उसी के खिलाफ ये लोग ठीक है आंदोलन कर रहे थे कि जो मामला चल रहा था पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद के समय, हमें उस स्टेट में उस स्टेट में यहाँ पे लेके जाना है, जो भी बदलाव हुआ है उसको ठीक है, जो भी कर्मकांड कुरीतियाँ सबको यहाँ पे दूर यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे इनके साथ समस्या क्या थी, तो ये लोग यहाँ पे ब्रिटिशरों को यहाँ पे काफिर समझता था कि ये लोग कौन है, काफिर है। ठीक है, चूंकि ये लोग बड़ी मात्रा में धर्मांतरण करवाया, हिंदुओं को नहीं छोड़ा, मुसलमानों को नहीं छोड़ा, सिखों तक को नहीं सब छोड़ा। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में लोग क्या किया, धर्मांतरण करवाया। ठीक है, तो इनको था कि भाई ब्रिटिशरों को हर हाल में इन काफिरों को भगा के इनको पुनः क्या करना है, तो अपनी सरकार यहाँ पे चलाना है, अपनी सरकार बनाना है। ठीक है, कहीं न कहीं इनके अंदर भी मुगलों का खून पूरी तरीके से रूप समझ रहे ना मौजूद था, बंगाल के नवाबों का खून मौजूद था। तो इनको लगता था कि ब्रिटिशरों को अगर हम भगा देंगे तो यहाँ पे अपनी सरकार बना लेंगे, और मुस्लिम धर्म में यहाँ पे पूरी तरीके से हम लोग सुधार भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो संस्थापक था, जो हेड था, जिसका नाम था अब्दुल वहाब के नेतृत्व में, अब्दुल वहाब के नेतृत्व में इसको चलाया गया था। लेकिन इसी का जो प्रचार प्रसार हुआ पटना में भी हुआ, पटना में बड़ी तेज़ी से फैला, और ध्यान रखिएगा ठीक है बिहार पटना में बड़ी तेज़ी से फैला, केंद्र बिंदु के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। और पटना में जो यहाँ पे नेतृत्व किया गया था राय बरेली के ठीक है एक मुस्लिम व्यक्ति थे जिनका नाम था सैयद अहमद बरवेली के नेतृत्व में पटना के क्षेत्रों में भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे इसका विस्तार हुआ। लेकिन इन लोगों की एक खासियत क्या थी ना कि देखिए ब्रिटिशरों को यहाँ पे भगाना है, काफिर लोग बोलता था, तो इसीलिए ये लोग अपनी जो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये लोग देखेंगे तो पूरा ये लोग सशस्त्र हो गया, शस्त्र वगैरह लेके। ठीक है, जो भी इनकी जो वर्दी होती थी ठीक है ड्रेस कोड पूरी तरीके से इन लोगों ने लगाया हुआ था। तो पटना में बहुत अधिक क्या हुआ, ये एक्टिव रहा। ठीक है, तो उसी समय देखेंगे जब 1857 की क्रांति हो गई, 1857 की क्रांति में जब पटना में भी एक आग फैलेगा तो बहुत सारे मुस्लिम लोगों को, मैंने आपको बताया हुआ था कि बहुत सारे मुस्लिम लोगों को यहाँ पे पकड़ा जाएगा, उनको मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा। और उसी समय देखेंगे तो पीर अली के नेतृत्व में पटना में 1857 के विद्रोह का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व यहाँ पे किया गया था। उसके बाद मामला चला गया दानापुर की तरफ। ठीक है, दानापुर से फिर वो लोग सोन नदी पार के वो लोग आ गया ठीक है शाहबाद अर्थात कुंवर सिंह के पास आ गया, जिसकी वजह से कुंवर सिंह ने पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो यहाँ पे केंद्र बिंदु समझ रहे कि नहीं समझ रहे यहाँ पे कि पटना में कितना बड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है वहाबी आंदोलन। ठीक है, पूरी तरीके से इस पे मैंने आरोप भी लगता है,
इन पे यहाँ पे आरोप लगता है कहीं ना कहीं कि ये हिंदू और सिखों के खिलाफ थे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लोग हिंदू और सिखों के खिलाफ नहीं थे, ठीक है, यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। अगर बहाबी आंदोलन को अगर आप लोग हिंदुओं के खिलाफ कर देंगे तो ध्यान रखिएगा पंजाब में कूका आंदोलन भी चलाया गया था, पंजाब में कूका आंदोलन चलाया गया था सिखों के द्वारा, ठीक है। तो ये लोग सिखों की यूनाइट करने का प्रयास कर रहा था, वहाँ भी बहुत अहिंसक गतिविधियाँ चल रही थी। तो कहीं ना कहीं लोग, ठीक है, अपना धर्म का जो महत्व था यहाँ पे मौजूद था, लेकिन हाँ साथ में लोग ब्रिटिश को अपना प्राइमरी दुश्मन लोग ये समझते थे। वैसे ही यहाँ पे रामोसी विद्रोह भी कह सकते हैं, रामोसी विद्रोह, ठीक है, वहाँ पे जो भी सरदार लोग थे उन सरदारों के द्वारा इन सारे विद्रोहों को यहाँ पे किया गया था। तो ये सारी घटनाएं यहाँ पे देखेंगे तो लगभग पैरेलल चलती जा रही है। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं जनजातीय विद्रोहों की। जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह की बात करें तो सबसे पहले इधर शुरुआत होता है देखेंगे तो कोल विद्रोह से। कोल विद्रोह, ठीक है, कोल का जो क्षेत्र है वर्तमान में देखेंगे तो इधर रांची हो जाएगा, सिंहभूम हो जाएगा, हजारीबाग हो गया, इन सारे ही क्षेत्रों में कोल निवासी, कोल जो जनजाति थे, जिसमें अलग अलग यहाँ पे देखेंगे जनजाति जो वर्ग होता है, जैसे कि इसमें मुंडा हो गया, उरांव हो गया, हो या फिर भूमिज, ठीक है, इकट्ठे इन सारे ही लोगों को, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा कोल बोला जाता था। क्योंकि कोयला वाला क्षेत्र था तो इन सारे क्षेत्रों को यहाँ पे ध्यान रखेगा, रहने वाले लोगों को यहाँ पे कोल यहाँ पे बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था तो देखेंगे तो बहुत सारे बाहर के जो लोग आके बस गए थे, जैसे कि मुसलमान, सिख लोग यहाँ पे आके बस गए थे। अब बाहरी लोगों के बसने की वजह से इनके सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप होने लगा। और ये ध्यान रखिएगा कोल विद्रोह का जो मामला है लगभग 1831 से लेकर 37 तक है। और इस समय तक आपको ध्यान होगा कि परमानेंट सेटलमेंट अर्थात अस्थायी बंदोबस्त इन सारे ही क्षेत्रों में यहाँ पे लगा दिया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। तो समस्या थी यहाँ पे। अब जो भी यहाँ पे ट्राइब लोग मौजूद थे, जो भी लगान नहीं दे पाते, इनकी भूमि को बेच दिया जाता था। और जो भी बाहर के लोग आए थे, जहाँ पे मुस्लिम बड़ी मात्रा में थे, सिख बड़ी मात्रा में थे, इन लोगों की ज़मीनों को खरीद के, ठीक है, वहाँ पे बस जाते थे और उसकी अथॉरिटी प्रदान कर दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा प्रदान कर दिया जाता था। इसी की वजह से ये लोग बहुत ही, ध्यान रखिएगा, नाराज़ था कोल लोग। और यहाँ पे भी देखेंगे तो फिर कोल विद्रोह पूरी तरीके से शुरू हो गया था। तो बिल्कुल ये भी देखेंगे तो दीकुओं के खिलाफ, बाहरी लोगों के खिलाफ ये भी यहाँ पे लड़ रहा था, लेकिन साथ में यहाँ पे अंग्रेज़ों को भी यहाँ पे, ठीक है, हस्तक्षेप करने का मौका मिला। इस आंदोलन को यहाँ पे दबा दिया गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लें संथाल विद्रोह। बहुत ही बड़ा परिवर्तन का समय है ये संथाल विद्रोह। पूरा मैंने इसकी कहानी बताया हुआ था जब संथाल, ठीक है, विद्रोह को मैंने कराया हुआ था, बहुत अच्छे से कराया हुआ था। अगर संथाल विद्रोह के हम लोग क्षेत्रों की बात करें तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा भागलपुर से, राजमहल का जो क्षेत्र है भागलपुर से, ठीक है, राजमहल वहीं बिहार का जो पूर्वी भाग है, इसके अलावा झारखंड का जो, ठीक है, उत्तर या कह सकते हैं कि पूरा भाग, और वेस्ट बंगाल का जो पश्चिम का जो भाग है, ठीक है, वही सारा जो क्षेत्र है यहाँ पे भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र। इन्हीं सारे क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में, ध्यान रखिएगा, बड़ी मात्रा में इन संथालों को यहाँ पे बसाया गया था। पहले यहाँ पे पहाड़ी लोग थे, तो इन पहाड़ियों को हटा के इन संथाली लोगों को यहाँ पे बसा दिया गया। इनके लिए बाकायदा एक भूमि यहाँ पे पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया, ठीक है, कि इसमें सारे के सारे यहाँ पे संथाल लोग रहेंगे। अब संथाल लोग जब यहाँ पे मतलब रहने लगा तो पहले लोग समझ रहे हैं ना, घुमंटू टाइप का, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ठीक है, जो झूम जो कृषि था उस टाइप की एक्टिविटी से लोग, ठीक है, बिलोंग करता था। लेकिन जब एक जगह इनको यहाँ पे बसा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो अब इनकी पूरी की पूरी, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप आपस में एकदम मजबूत होते गया, चाहे वो रिलीजन हो गया, चाहे वो पॉलिटिकल हो गया, माने एकदम स्थायी जीवन यहाँ पे व्यापन करने लगे। और इसी समय यहाँ पे धीरे धीरे अंग्रेज़ों के द्वारा कर की मात्रा को बढ़ाते गया, ठीक है। बहुत सारे व्यापारी कह सकते हैं, व्यापारी लोग यहाँ पे आते गए, ज़मींदारों का हस्तक्षेप बढ़ते चला गया। चूँकि इनकी भूमि बहुत उपजाऊ हुआ करती थी, ज़मींदारों की नज़र होती थी, कर बढ़ा दिया गया। तो बेचारे जो संथाल जो लोग थे यहाँ पे, ठीक है, लगान नहीं दे पाते थे, फिर इनकी भूमि को यहाँ पे बेचा जाने लगा। इनके सामाजिक मामलों में कुल मिला के हस्तक्षेप किया जाने लगा, जिसके वजह से संथाल विद्रोह भी यहाँ पे भड़क चुका। और यहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नाम है, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव,
ठीक है। इन चारों भाइयों के नेतृत्व में ये आग इतना अधिक हिंसक हो गया, एकदम पूरी तरीके से झड़प गया कि यहाँ पे अंग्रेज़ों को फिर हस्तक्षेप करना पड़ा, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबा दिया गया, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए और फाइनली देखेंगे तो इसका परिणाम ये निकला कि संथाल परगना का स्थापना हुआ। संथाल परगना का स्थापना हुआ और अंग्रेज़ों ने बोला कि भाई हम तुम्हारे आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ बोलते थे, ठीक है, वो तो उनकी बातें थी बोलने की, लेकिन करते तो कुछ और ही थे। तो फिर मामला ये आगे भी देखेंगे तो इन्हीं सारे क्षेत्रों में कई सारे विद्रोह यहाँ पे अभी भी होते रहेगा, ठीक है। तो संथाल विद्रोह के अगर पैरेलल देखेंगे, मैं इधर मैं कोस्ट में बना देता हूँ तो भारत के अन्य क्षेत्रों में, ताकि आपको समझने का मौका मिलेगा ना कि और जगहों पे क्या क्या हो रहा है। तो उस समय देखेंगे तो जैसे कि संथाल परगना में 1870 के आसपास में देखेंगे तो खारवाड़ विद्रोह होगा, खारवाड़ विद्रोह होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भील विद्रोह भी होगा राजस्थान के क्षेत्रों में। नैकदा आंदोलन मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश और, ठीक है, गुजरात। उसी तरीके से कोया आंदोलन हो जाएगा आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। तो आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि ये जो आंदोलन है, जनजातीय जो आंदोलन है, एक जगह नहीं हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, उनकी सामाजिक गतिविधियों पे हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाना, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो लोग पूरी तरीके से भड़क जाते थे। अब यहाँ पे संथाल विद्रोह, चूँकि इसका टाइम पीरियड आपको पता ही होना चाहिए, 1855 और 56 का दौर था और ये वही दौर है जब 1857 की क्रांति की पूरी तरीके से, ठीक है, शुरुआत हो गई। तो अगला आपको हेडिंग डालना है 1857 का विद्रोह, 1857 का ध्यान रखिएगा विद्रोह, ठीक है। अब 1857 का विद्रोह देखिए, ठीक है, आपको जिससे पता ही होना चाहिए। फिर वही सारी बातें हैं कि किस प्रकार से बैरकपुर छावनी में, ठीक है, जो भी मामला फैलते चला गया चर्बी वाले करतिस को लेके, मेरठ की छावनी ने 10 मई 1857 को उसको नेतृत्व प्रदान किया। फिर मेरठ की छावनी से लोग यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, जो भी सैनिक लोग थे मेरठ की छावनी से यहाँ पे, ठीक है, गए लोग दिल्ली। फिर दिल्ली में जो वहाँ पे शासक था बहादुर शाह, ध्यान रखिएगा, जो जफर था, उसको अपना नेता भी चुना गया था। फिर मामला धीरे धीरे आग फैलते गया, इधर लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, जो भी इधर अवध का जो क्षेत्र है तेज़ी से फैलने लगा। और फिर वही आंदोलन देखेंगे तो इधर आया, देवघर के क्षेत्रों में भी आया, क्योंकि देवघर में पुलिस जो सेना का जो मुख्यालय हुआ करती थी वहाँ आया। तो देवघर से माना जाता है कि बिहार के क्षेत्रों में पूरी तरीके से एंट्री ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करना है कि इसको आज़ादी की प्रथम लड़ाई के रूप में मान्यता मिली है, आज़ादी की प्रथम लड़ाई के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है। देवघर से मामला शुरू हुआ, क्योंकि देवघर उस समय एक कह सकते हैं कि अविभाजित बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तो देवघर से मामला ये शुरू हुआ और देवघर से शुरू होते होते मामला चला गया उत्तर बिहार में। फिर ये मामला देखेंगे तो आया पटना में, पटना, फिर दानापुर से देखेंगे, ठीक है, तो इधर हो जाएगा शाहबाद का जो क्षेत्र है। शाहबाद मतलब वर्तमान में आपको मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, कि 4 जिला हैं, जैसे शाहबाद का क्षेत्र में भोजपुर हो जाएगा, भोजपुर के साथ साथ रोहतास, कैमूर, बक्सर, 4 क्षेत्र इसमें पूरी तरीके से मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा क्षेत्र था, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इधर भागलपुर हो गया। 1857 के विद्रोह में कैमूर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, तो कैमूर पीटी के लिए आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो इन सारे ही क्षेत्रों में क्या हुआ, बड़ी तेज़ी से यहाँ पे फैलने लगा और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया यहाँ पे वीर कुंवर सिंह के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह के द्वारा। हुआ क्या था ना, तो देवघर से जैसे मामला फंसा, मैंने जैसे ही विद्रोह भड़का, उत्तर बिहार में आग तेज़ी से फैलाता चला गया। मुजफ्फरपुर में बहुत सारे नेताओं को बंद कर दिया गया जेल में, सारण में चला गया। फिर पटना में देखेंगे तो माहौल, चूँकि वहाबियों के नेतृत्व में ऑलरेडी माहौल तो वहाँ पर बना हुआ था। फिर पीर अली के नेतृत्व में जो एक पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे, यहीं पे फिर उनके नेतृत्व में विद्रोह को यहाँ पे भड़का दिया गया, ठीक है। पीर अली को बड़ी, समझ रहे हैं ना, मतलब इनको माना जाता है कि जो अभी वर्तमान में पटना का जो एल्फिस्टन जो सिनेमा है, वहीं पे इनको फांसी की सज़ा दे दिया गया था, ताकि आंदोलनकारियों को सीख मिले, डरे। लेकिन चूंकि अब हिंसा भड़क गया था, दानापुर वो सैन्य छावनी हुआ करते थी, यहाँ पे लगभग 3 रेजिमेंटों ने एक साथ विद्रोह कर दिया और ये लोग सोन नदी को पार के आ गए लोग शाहबाद के क्षेत्रों में। और इसी शाहबाद के क्षेत्रों में, जैसे कि यहाँ पे जो भोजपुर का जो क्षेत्र है,
आरा का क्षेत्र है, वहीं पे एक गांव है जगदीशपुर। उसी जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह, ठीक है, एक जमींदार हुआ करते थे। उनको भी बहुत अधिक समस्या थी, खासकर अस्थायी बंदोबस्त से समस्या थी। मैंने काफ़ी उनका उस समय समझ रहे ना एज हो चुका था, बहुत सारे गवर्नरों का वो कार्यकाल देख चुके थे, पता था कि अंग्रेज लोग क्या है। माना जाता है कि वीर कुंवर सिंह को अंग्रेजों के प्रति जो नफरत थी उनको तो अपने पिता से ही विरासत में मिली हुई थी कि भाई अंग्रेज लोग किस प्रकार की एक्टिविटी रखता है पूरे के पूरे, ठीक है, भारतीयों के खिलाफ। तो एक अच्छे व्यक्ति थे वीर कुंवर सिंह, लेकिन लगान संबंधी जब मामला अधिक बढ़ने लगा तो फिर उनको भी समस्या होने लगा। तो कुल मिला के मामला यही था, ठीक है। कुंवर सिंह ने यहाँ पे नेतृत्व संभाला और कुंवर सिंह नेतृत्व संभालते आरा के क्षेत्रों में। ध्यान से देखते चलिए, आरा से फिर, ठीक है, देखेंगे तो वहाँ पे इनको खदेड़ने का प्रयास किया गया। आरा से फिर ये इधर रोहतास के क्षेत्रों में आए, फिर रोहतास के क्षेत्रों से कैमूर होते हुए चले गए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। चूँकि 1857 की जो क्रांति थी उत्तर प्रदेश में भी बड़ी तेज़ी से यहाँ पे फैला हुआ था, ठीक है, मैंने एकदम समझ रहे हैं ना, वहाँ पे भी बहुत खतरनाक स्थिति थी। चाहे हम लोग झांसी की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, ठीक है, बड़ी तेज़ी से वहाँ पे आग लगी हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के क्षेत्रों में गए, फिर वहीं से ये कानपुर गए। कानपुर में यहाँ पे नाना साहब तात्या टोपे को सपोर्ट किया और उनको स्टेबलाइज किया। फिर ये चले गए लखनऊ के क्षेत्रों में, अवध के क्षेत्रों में, जहाँ पे, ठीक है, जो नवाब अली शाह की, वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी, ठीक है, वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी बेगम हजरत महल को भी इन्होंने सपोर्ट किया। उस समय अंग्रेजों की नाक में वीर कुंवर सिंह अकेले यहाँ पे दम कर दिए थे, ठीक है। फाइनली जब सपोर्ट करके आ रहे थे, आजमगढ़ किले को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। और उसी समय, ठीक है, कुछ घटनाएं हुई और फाइनली उनको, ठीक है, गंगा नदी के पार करने के दरमियान अपना एक हाथ काट के भी, ठीक है, गंगा नदी पे चढ़ा देना पड़ा। फाइनली आए, लौटे, जगदीशपुर में आए, फिर अंग्रेजों ने घेर के, ठीक है, वहाँ पे भी देखेंगे अंग्रेजों ने घेरा, बहुत बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन फाइनली अंग्रेज लोग जीत नहीं पाया। फिर उनके बाद से उनका तबीयत खराब था, ठीक है, खराब हो गया, हाथ ऑलरेडी कटा हुआ था। तो कुल मिला के सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी आप लोगों से यहाँ पे बता दिया। आप लोग फील करने की कोशिश कीजिए कि कैसा एक व्यक्ति पूरे अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे लड़ रहा है और लोगों को यूनाइट कर रहा है, संगठित करने का प्रयास कर रहा है। तो जो प्रश्न का जो नेचर है कि बिहार की भूमिका, तो क्या है, बिहार की भूमिका नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बिहार के लोगों में, ठीक है, एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद की भावना को यहाँ पे भरने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अगर 1857 की हम लोग इसके अगर महत्व की बात करें, महत्व की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत में इसने क्या किया। तो नेशनलिज्म में बार बार करता हूँ कि राष्ट्रवाद का विकास हो गया। 1857 के पहले बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते थे कि भारत में राष्ट्रवाद है, ठीक है। राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है ना कि चाहे किसी भी स्तर हो, भाषा के स्तर पे हो, क्षेत्रीय भावना के स्तर पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, यूनाइट होना, माने अपने क्षेत्र के लिए मर मिट जाना, यही तो होता है राष्ट्रवाद। तो उस समय नहीं था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से लोगों को समझ में आने लगा। इसके अलावा कई सारी राजनीतिक संस्थाओं का विकास होने लगा, चूँकि इसमें बहुत ही निर्मम तरीके से दमन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब भारतीयों को, खासकर इसमें जो भी बुद्धिजीवी जो लोग हैं, अब ये जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं देखेंगे तो ये और कहीं से निकल के नहीं आते हैं, बल्कि ये भी कहीं न कहीं पाश्चात्य शिक्षा का ही देन है। पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा का ही देन है। बहुत सारे लोग उसमें बाहर भी पढ़ रहे थे। भारत में भी देखेंगे तो अंग्रेजी स्कूल वगैरह बहुत सारा खुल चुका था। तो समझ में आएगा ना, बार बार बोलता हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही। इसमें एक शब्द और बहुत फेमस है कि भारतीयों ने पश्चिमी हथौड़े को, ध्यान रखिएगा, भारतीयों ने जो, मतलब बेड़ी होता है ना, बेड़ी, भारतीयों ने पश्चिम की बेड़ियों को पश्चिम के हथौड़े से काट दिया। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि वो जो हथौड़ा है वो है यहाँ पाश्चात्य शिक्षा पा के बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां करने का प्रयास किया गया, ठीक है। 1885 से पहले भी बहुत सारा राजनीतिक संगठन बन चुका, लेकिन सारा का सारा जो, ठीक है, कहीं न कहीं विलय हो गया, वो यहाँ पे 1885 में जब कांग्रेस का यहाँ पे अस्तित्व में आना हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के इसमें विलय हो गया। तो इस चीज़ को समझना है कि इसका रिजल्ट क्या निकला 1885 का, कहीं न कहीं, ठीक है, कांग्रेस का यहाँ पे पूरी तरीके से उदय हो गया। बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लगे, खासकर, ठीक है, जो भी जमींदार थे, मध्य वर्ग थे, माने मध्य वर्ग, समझ रहे हैं ना, यही तो होता है मध्य वर्ग, जो किसी भी क्रांति को, ठीक है, एक निश्चित
समय अवधि के साथ, एक निश्चित दिशा के साथ अपने अंजाम तक पहुंचाता है। चाहे हम लोग फ्रांस की क्रांति की बात कर ले, अमेरिकी क्रांति की बात कर ले, सब यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे 1857 के बाद से यहाँ पे देखेंगे तो चूंकि हम लोग आंदोलन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट छोटा सा बात करना होगा मुंडा विद्रोह का। ठीक है, बिरसा मुंडा को भी आपको डिनाई करके नहीं चलना है। मुंडा विद्रोह लगभग 1895 से लेके 1901 तक, ये और कुछ नहीं है। बिरसा जो मुंडा जो विद्रोह हुआ है, कहीं न कहीं देखेंगे तो राष्ट्रीय चेतना का ही ये कमाल है कि उनको समझ में आ गया कि हमारा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। फिर इसका नेतृत्व यहाँ पे संभाला गया बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा ने न सिर्फ नेतृत्व संभाला, बल्कि जो भी यहाँ पे ट्राइब जो कम्युनिटी थी, ट्राइब कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी जो बुराइयाँ थी, खासकर ठीक है कल्चरल एक्टिविटी को लेके, अंधविश्वास हो गया, मदिरापान हो गया, ठीक है, या फिर बहुत अधिक मतलब अनएजुकेटेड वाली जो भी समस्याएं थी, बिरसा मुंडा ने समस्याओं को यहाँ पे ठीक करने का प्रयास किया। ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से यहाँ पे नेतृत्व किया, लेकिन फाइनली यहाँ पे भी इस मुंडा विद्रोह का यहाँ पे दमन कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इसी बीच आपको ध्यान रखना है कि 1885 में यहाँ पे ठीक है कांग्रेस का एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना हो चुकी है। कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अब यहाँ से थोड़ा आपको मतलब थोड़ा वेटेज जो अपने कॉपी में बढ़ाते चलना है, थोड़ा चीज़ों को लिखते चलना है। तो अगला एक हेडिंग है बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। बिल्कुल हम लोग क्रम से चल रहे हैं कहानी के फॉर्मेट में, बस आप लोग ध्यान देते चलिए। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ठीक है, बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो था यहाँ पे ठीक है बंगाल विभाजन। इसका जो कारण था बंग भंग अर्थात 1905 में जब यहाँ पे बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो सबसे बड़ी यही तो समस्या के कारण था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से मैंने बाकायदा सेंसस जनगणना कर रहे हैं ना, कितने हिंदू है कितने मुस्लिम है, उसके आधार पे अंग्रेजों ने तुष्टिकरण के नीति के फलस्वरूप फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से 1905 में पूर्वी बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल और एक हो गया ईस्ट बंगाल, ठीक है, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, यहाँ पे इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब इसी का यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से क्या किया गया, विरोध किया गया, उसी का विरोध किया गया। उस समय शासक, ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल कौन था, करजन था। करजन के ही समय बंगाल विभाजन हुआ था। अब यहाँ पे जब विरोध हुआ तो बहुत सारे जो भी यहाँ पे आंदोलनकारी थे, कांग्रेस के बहुत सारे इसमें नेता थे, जिसे CR दास वगैरह का नाम काफ़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा। इन लोगों ने यहाँ पे विरोध किया 1905 में, लेकिन इन आंदोलनकारियों को यहाँ पे जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद से मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि देखेंगे तो जो मजिस्ट्रेट था उस समय, कलकत्ता का जो मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड ने, माने जितना इन्होंने अपराध नहीं किया था, अपराध के अनुपात में किंग्सफोर्ड के द्वारा इनको उतना अधिक क्या किया, दंड दिया गया। सोचिए, उतना अधिक, अपराध से अधिक मात्रा में क्या किया, दंड दिया गया। अब यहीं से माना जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारी जो छोटी मोटी संस्थाएं थी, वो इस किंग्सफोर्ड से नाराज हो गई कि भाई हर हाल में इसको क्या करना है, मारना है, ठीक है, ख़त्म करना है। और इसी का जो प्रभाव हमें देखने के लिए मिलेगा बिहार के क्षेत्रों में, देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि अनुशीलन समिति हो गया या फिर युगांतकारी जो समिति था, 1905 के पहले ये सारी समितियां बंगाल में बन चुकी थी, जो कहीं न कहीं ठीक है हिंसा के तत्वों की तरफ यहाँ पे उन्मुख थी। इन्हीं लोगों के द्वारा तो चटगांव शस्त्रागार विद्रोह भी किया गया था सूर्यसेन के नेतृत्व में। तो यही पे माना जाता है कि अब इसी का बदला लेने के लिए जो भी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अनुशीलन समिति, बाद में इसी अनुशीलन समिति की कई शाखाएं पूरे देश में खोलने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें पटना में भी खोला जाएगा। अनुशीलन समिति हो जाएगा, युगांतकारी समिति। इन लोगों ने गुप्त बैठक किया, जिसका निष्कर्ष यही था कि हर हाल में इस किंग्सफोर्ड को मारना है। और इसी में दो लोगों को चुना गया, खुदीराम बोस और दूसरा प्रफुल्ल चाकी को। ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चुना गया। इनको बम पिस्तौल दिया गया, लेकिन गलती से जो ब्रिटिश ठीक है बैरिस्टर था, जो वकील था, जिसका नाम था कैनेडी, ठीक है, इसके
पत्नी और बच्चे, पत्नी और इसकी एक बेटी थी, पत्नी और बेटी इसमें यहाँ पे मारे गए। ठीक है, अब इससे पूरा पूरा हड़कंप मच गया और पुलिस ने ठीक है छानबीन करना यहाँ पे शुरू कर दिया। प्रफुल्ल चाकी ने तो डर से माना जाता है कि इन्होंने अपने आप को गोली मार ली। ठीक है, गोली मार ली, लेकिन खुदीराम बोस को यहाँ पे फांसी की सज़ा, मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। अब ये छोटी मोटी घटना नहीं है, चूँकि दोनों की उम्र मुश्किल से ठीक है मतलब एकदम ये अभी जवान ही हो रहे हैं, तभी उनको यहाँ पे फांसी दे दिया गया। इसके अलावा प्रफुल्ल चाकी को गोली मार दिया गया। तो इससे अब कहीं ना कहीं लोगों में सोचिए कि आक्रोश आएगा कि नहीं आएगा। आक्रोश आना स्वाभाविक है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर बिहार के लोगों में एक होता है ना स्वतंत्रता की भावना कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे हिंसा की तरफ उन्मुख होने का या इनसे प्रेरणा लेने का बहुत बड़ी मात्रा में इनको मौका मिला। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप होगा बिहार के ही संदर्भ में, चूँकि इसके बाद से जस्ट आएगा 1912 का। 1912 में पता है कि बंगाल से, ठीक है, बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हो गया, बिहार और उड़ीसा यहाँ पे अलग हो गया। अब यहाँ पे बिहार जब उड़ीसा अलग हुआ तो देखेंगे तो कांग्रेस का जो अधिवेशन है, बहुत सारा जो कांग्रेस का अधिवेशन है बिहार के क्षेत्रों में भी होने लगा। अभी तक तो बंगाल में था वो होता था, लेकिन अब कांग्रेस का जो अधिवेशन है देखेंगे तो बिहार के क्षेत्रों में भी होने लगा। जैसे कि 1912 का ही जो अधिवेशन था पटना के बांकीपुर में हुआ, पटना के बांकीपुर में। उसके बाद से 1922 में देखेंगे तो जैसे असहयोग आंदोलन की समाप्ति होगी लगभग उसी के दरमियान, तो गया में भी होगा। अब गया में जब अधिवेशन होगा तो सी आर दास उसकी अध्यक्षता कर रहे होंगे, और उसी के समय से देखेंगे तो राजनीतिक गतिरोध की वजह से कि भाई हम लोग चुनाव लड़ेंगे, फिर कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी का गठन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार के क्षेत्रों में यहाँ पे किया जा रहा है। इसके बाद से 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन बहुत फेमस है। अभी ये वर्तमान में रामगढ़ का जो क्षेत्र है वर्तमान में कहाँ देखने के लिए मिलेगा, झारखंड में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सारा का सारा जब अधिवेशन हो रहा है, ठीक है, और कांग्रेस का आपको ऐसे समझना है कि बिल्कुल आज जैसे होती है ना राजनीतिक पार्टियां जो भी केंद्र में है, सपोज करिए कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, यही राजनीतिक पार्टियां जो बड़े रूप में मौजूद हैं। अब इनके जो भी क्षेत्रीय जो कार्यकालय है हर जगह, क्षेत्रीय जो स्तर पे हर जगह ये माने जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही उस समय कांग्रेस होती थी सबसे बड़ी भारत की, ठीक है, उस समय राजनीतिक संस्था के रूप में कांग्रेस ही थी। तो कांग्रेस की कई सारी जो कमेटी अलग अलग, ठीक है, प्रांतीय क्षेत्रों में मौजूद होती थी। जैसे बिहार में था तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को जिम्मा सौंपा गया था। राजेंद्र प्रसाद ही, ठीक है, बिहार प्रदेश, ठीक है, अध्यक्ष कमेटी के यहाँ पे, ठीक है, नेतृत्व कर रहे थे। तो पूरा जो रूपरेखा कौन कर रहा था, तय कर रहा था, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे कर रहे थे। अब यहाँ पे 1912 में ध्यान रखिएगा क्या हुआ है यहाँ पे, तो बिहार और उड़ीसा अलग हो गया। जस्ट इसी के दरमियान देखेंगे तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का गठन होगा। पटना में अनुशीलन समिति का गठन होगा, और गठन करने का जो नेतृत्व, ठीक है, मतलब जो प्रदान किया सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सचिंद्रनाथ, हर्षी दीर्घई थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग जल्दीबाजी के चक्कर में, ठीक है। सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में ये किया गया, और ये बहुत फेमस व्यक्ति है। सचिंद्रनाथ सन्याल को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, ठीक है, अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जैसे गांधी मानते थे ना, ठीक है, गांधी मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु, वैसे ये लोग भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग सचिंद्रनाथ सन्याल को राजनीतिक गुरु मानते थे। तो कहीं न कहीं इनके अंदर देखिए, ठीक है, वो विद्रोह, एक क्रांतिकारी जो भावना थी ये शुरू से यहाँ पे मौजूद थी। तो अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में भी यहाँ पे खुली गई। इसके अलावा देखेंगे तो इसी समय कुछ और भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही होती है। जैसे कि भागलपुर में एक नाम है रेवती नाग। इसके अलावा बक्सर में यदुनाथ सरकार, इनके नेतृत्व में यहाँ पे युवा प्रशिक्षण दिया जा रहा था, युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। कहीं न कहीं ठीक है, युवाओं को ज्ञान होता है ना कि भाई देखो देशभक्ति, राष्ट्रवाद, तो यहाँ पे कहीं न कहीं अंग्रेजों के बारे में यहाँ पे, ठीक है, बताया जाने का कोशिश किया जा रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी नाम है। जैसे आप लोगों ने एक संस्था का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, बिस्मिल खान,
ठीक, अशफाक उल्ला खां का अपना काम नाम कैसे भूल सकते हैं। तो इसी के एक यहाँ पे बिहार में भी एक, ठीक है, नेता थे जो जुड़े हुए थे, जिनका नाम था योगेंद्र नाथ शुक्ल। योगेंद्र नाथ शुक्ल, ठीक है, इन सारे ही लोगों के संपर्क में थे। फाइनली योगेंद्र नाथ शुक्ल को 1930 में यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और इसी योगेंद्र नाथ शुक्ल के एक भतीजा का नाम है, ध्यान रखिएगा, इनका जो कजन है, ठीक है, जिनका नाम है बैकुंठ शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल, ठीक है। इन्होंने भी काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से, ठीक है, अंग्रेजों को एकदम कह सकते हैं ना, मतलब हिंसक गतिविधियों से ख़त्म करने का यहाँ पे प्रयास किया, ठीक है। फाइनली देखेंगे तो इन लोगों को यहाँ पे काला पानी की सज़ा दे दी गई, काला पानी की सज़ा यहाँ पे दे दी गई, ठीक है। और जब बात आती है इनकी, योगेंद्र नाथ शुक्ल की जब बात आती है, योगेंद्र नाथ शुक्ल की यहाँ पे, ठीक है, तो योगेंद्र नाथ शुक्ल के द्वारा ही माना जाता है कि बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना में काफ़ी मदद किया गया। खोला गया था बिहार में कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो ये सारा भी नाम आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब आइए हम लोग, चूँकि 1913 तक हम लोग आ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम लोग और आगे चलने के प्रयास करते हैं। 1913 के इसी के दरमियान आपको एक और घटना देखने के लिए मिलेगा, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। मैंने माना जाता है कि इन लोगों ने, ठीक है, जनजातीय लोग थे, उरांव कम्युनिटी से ये लोग भी बिलोंग करते थे, इन लोगों ने भी बिरसा से बहुत कुछ सीखा हुआ था, ठीक है। इसका जो संस्थापक था, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, संस्थापक जो था यात्रा भगत, यात्रा भगत, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, यात्रा भगत, ठीक है। तो यात्रा भगत ने ही अपने उरांव कम्युनिटी में सामाजिक सुधारों पे बल देने का प्रयास किया गया। जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी, बिल्कुल बिरसा मुंडा टाइप के, इसको ख़त्म करने का यहाँ पे प्रयास किया गया, ठीक है। और यात्रा भगत का लक्ष्य था कि हर हाल में हमें क्या करना है, तो स्वशासन का अधिकार लेना है, स्वशासन का अधिकार लगाना है, ठीक है, मतलब लेना है, लगान जो है अंग्रेज़ों को नहीं देना है, और समता, चूँकि सारा मनुष्य बराबर है तो समता का यहाँ पे अधिकार देना है। लेकिन इन लोगों ने हिंसक गतिविधियों से, ध्यान रखिएगा, हिंसक गतिविधियों का सहारा नहीं लिया, चूँकि लोग देख लिया था संथालों का हाल, ठीक है, मुंडा आंदोलनकारियों का हाल, तो ये लोग हिंसक गतिविधियों की तरफ यहाँ पे, ठीक है, अपने आप को नहीं मोड़ा। जब यहाँ पे ब्रिटिश विरोध करने का यहाँ पे प्रयास किया गया, खासकर यहाँ पे जब कर देने से यहाँ पे मना कर दिया गया, जो भी जमींदार थे, दीकू लोग थे ना, बाहरी लोग, जमींदार हो गया, मिशनरी, ब्रिटिश, इन सारे ही लोगों के ये लोग आपके क्या थे, खिलाफ थे, खिलाफ थे। तो यहाँ पे छोटी मोटी विद्रोह आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत बड़ा ऐसा विद्रोह नहीं था। यात्रा भगत को, ठीक है, जेल में भी डाला गया था। फाइनली यात्रा भगत के बाद से जो भी इनके अनुयायी हुए, यात्रा भगत के जो अनुयायी हुए, ठीक है, या फिर जो भी इनके लोग थे, उन्हीं लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा जिसका नाम बोला जाता है ताना भगत, ताना भगत, ठीक है। तो इससे अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ते चले गए। और ताना भगत चूँकि 1913 का दौर है, तो जस्ट ही 1917 में यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह होगा, गांधी से लोग काफ़ी प्रभावित होगा, और ये फिर गांधी और कांग्रेस से जुड़ जाएगा, गांधी और, ठीक है, कांग्रेस से ये लोग यहाँ पे जुड़ जाएगा, और आगे चल के मदद भी करेगा। सविनय अवज्ञा, सहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, सब में ये लोग मदद करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1913 के बाद से बिहार में थोड़ा हम लोग देखते हैं होम रूल आंदोलन, बिल्कुल कनेक्टिविटी है एक दूसरे से, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। बिहार में होम रूल, ठीक है, होम रूल आंदोलन, आंदोलन, ठीक है, एक लीग के रूप में ना, होम रूल जो लीग की जो स्थापना की गई थी, उसका कारण यही था ना कि भाई जितना हो सके, जो इसका जो उद्देश्य था कि जनता को स्वशासित करना, जनता को, ठीक है, स्वशासित करना, अर्थात स्वशासित के लिए यहाँ पे परीक्षण करना, मैंने होता है ना प्रशिक्षण देना कि कैसे ये लोग योग्य हो पाएंगे कि भाई हम लोग हैं तो अपना शासन हम पे खुद का लोग ही करें, हमारे द्वारा ही यहाँ पे किया जाए। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये थी, जनता के लोग बताना चाहता था कि भाई स्वराज का महत्व क्या है, क्योंकि उस समय तक बहुत सारे लोगों को इन सारी चीज़ों को पता ही नहीं होता था। तो इसी क्रम में देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे एनी बेसेंट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट। और होम रूल लीग आंदोलन चलाने का जो, ठीक है, संबंध है इसी एनी बेसेंट और तिलक, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा माना जाता है कि 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो उसी समय यहाँ पे शुरू किया गया। अब इसकी एक जो शाखा थी बिहार में भी खोली गई, ध्यान रखिएगा, एक शाखा जो बिहार में भी खोली गई 1916 में ही, ठीक है, मजहरुल हक के द्वारा, मजहरुल। इसी दरमियान देखेंगे तो एनी बेसेंट का 2 बार ये पटना भी आए, एनी बेसेंट 2 बार पटना भी आए, तो ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इसे भी आप लोग एग्जाम में मेंशन कर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता था एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। और बिहार में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मजहरुल हक, इसके उपाध्यक्ष का भी नाम पूछा जा सकता है, उपाध्यक्ष। इसके जो उपाध्यक्ष थे सरफराज हुसैन। इसके अलावा जो इसके सचिव थे बिहार होम रूल लीग आंदोलन के चंद्रवर्षी सहाय, ठीक है। इसका जो प्रसार हुआ देखेंगे तो समस्त बिहार में हुआ, लेकिन चंपारण में इसका प्रसार नहीं हुआ, चंपारण में प्रसार इसका नहीं हुआ। कारण था कि उस समय गांधी, ध्यान रखिएगा, गांधी का आगमन 1917 में हुआ था और गांधी यहाँ पे, ठीक है, सत्याग्रह में यहाँ पे बिजी थे, ठीक है, अर्थात चंपारण का क्षेत्र ही गांधी के साथ बिजी था। तो होम रूल आंदोलन इधर चंपारण के क्षेत्रों पे नहीं फैला, लेकिन बहुत इसको सफलता नहीं मिली। इस आंदोलन के जितने भी नेता थे, ठीक है, ये धीरे धीरे करके कांग्रेस में जाके मिलने लगे, क्योंकि गांधी आ गए ना यहाँ पे, गांधी आ गए, कांग्रेस की लोकप्रियता बड़ी तेज़ी से बढ़ी, होम रूल लीग भी यहाँ पे दब गया और माना जाता है कि यहाँ पे, ठीक है, सारे लोग यहाँ पे कांग्रेस से आके जुड़ने लगे। फाइनली आंदोलन होम रूल जो लीग आंदोलन था धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो गया। अब आइए इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह 1917। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण था नीलों के खिलाफ। जो भी नीलों कौन थे, तो जो भी नील बगान का मतलब नील जो बागवान जो मालिक हुआ करते थे, जो किसानों से, ठीक है, नील की खेती यहाँ पे ज़बरदस्ती उगवाने का प्रयास करते थे। एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत में ध्यान रखिएगा 3 कठिया पद्धति भी उसको बोला जाता है, 3 कठिया पद्धति, जिसमें 3/20 अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील उपजाना पड़ता था। और नील समझ रहे हैं ना, बहुत खतरनाक होता है नील का जो पौधा, इससे पर्यावरण को नुकसान होता था, जल प्रदूषण हो गया, मिट्टी खराब हो जाती थी। किसानों को मनमाना जो होता है ना, जो वेजेज जो था, जो भी इसका मूल्य था, वो बहुत ही किसानों को यहाँ पे कम मिलता था, बड़ी समस्या थी किसानों को। और इसी में राजकुमार शुक्ल का भी नाम आएगा। फिर राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में गांधी को यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसमें ब्रजकिशोर शर्मा का भी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ब्रजकिशोर शर्मा, जो कि जयप्रकाश नारायण के ससुर हुआ करते थे। ब्रजकिशोर, ध्यान रखिएगा, प्रसाद शर्मा नहीं, ब्रजकिशोर प्रसाद, जो कि उस समय नामी गिरामी वकील हुआ करते थे। तो फिर गांधी आए यहाँ पे, मैंने सब बताया था, गांधी आए तो पटना भी रुके, पटना मजहरुल हक के पास रुके। उस समय, ठीक है, जो नीलों का जो समझ रहे हैं ना समस्या को उठाने के लिए वकील के रूप में राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। तो पटना में ये मजहरुल हक से भी मिले, राजेंद्र प्रसाद से भी मिले, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइनली कोई निष्कर्ष नहीं निकला यहाँ पे। नील बगानों के जो मंत्री था वहाँ पे गए गांधी कि भाई कम कर दो, मामला सुन लो, कुछ नहीं हुआ। फिर ये लोग पटना से आया मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी, ध्यान रखिएगा, जेबी कृपलानी ने इनका स्वागत किया एकदम ज़बरदस्त तरीके से, रात में लॉलटेन के लेके, ठीक है। उसके बाद से मुजफ्फरपुर में जो तिरहुत प्रमंडल का जो क्षेत्र है पूरा, वहाँ का जो कमिश्नर था गांधी, वहाँ पे भी जाकर मिले, इनकी समस्याओं को रखा। लेकिन उस कमिश्नर ने गांधी को एकदम भगा दिया कि जितना जल्दी हो सके जिला छोड़ के चले जाओ। अब यहाँ तक देखेंगे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग शामिल हो चुके थे। ब्रजकिशोर, पूछा जाता है कि ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन गांधी के साथ आया था, तो याद करने की जरूरत है। देख पा रहे हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद है, मजहरुल हक, ध्यान रखें, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, यहाँ पे कौन हो गया, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सारे लोग, अनुग्रह नारायण सिंह वगैरह सब इसमें शामिल हो चुके थे। यही नाम बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल अब आसान हो गया। अब ये लोग गया कहाँ पे, मोतिहारी गया। फिर वहीं पे बहुत बड़ा जो एक मास लेवल पे जो मूवमेंट किया गया, इससे अंग्रेज़ों का हालत ख़राब हो गया। और फिर फाइनली उप गवर्नर के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा गांधी को रांची बुलाया गया।
फिर नील का रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें गांधी को भी शामिल किया गया, भारतीयों को भी शामिल किया गया। यही था ना, जब साइमन कमीशन का जब गठन होगा तो उसमें किसी भी भारतीय को नहीं रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए गांधी को रखा गया। फाइनली गांधी इस कमेटी को समझाने में सफल रहे कि देखो हो ना हो, इस तीन कठिया पद्धति के माध्यम से किसानों का शोषण हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है। अच्छा खासा इसमें सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था, सविनय अवज्ञा का भी इसमें प्रारंभ किया गया था। तो गांधी की इसमें फाइनली यहाँ पे सफलता मिली और इसी की वजह से, ठीक है, गांधी को पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यहीं पे गांधी को, ठीक है, महात्मा की भी यहाँ पे उपाधि दी गई थी। अब यहाँ पे जस्ट देखेंगे तो लगभग उस समय आर्य समाज की स्थापना बिल्कुल यहाँ पे हो चुकी थी। तो इसमें आर्य समाज के एक नेता का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा, आर्य समाज के एक नेता का नाम आएगा, आर्य समाज के एक नेता का नाम आएगा जिनका नाम है भवानी दयाल, ठीक है। वर्तमान में देखा जाए, ठीक है, तो रोहतास से बिलोंग करते थे, एक बहुत बड़े, ये भी एक देशभक्त थे, पत्रकार थे, ठीक है। भारत से आगे चले गए इधर अफ्रीका के क्षेत्रों पे तरह चल गए, ठीक है। और गांधीवादी प्रक्रिया से, माने एक गांधीवाद का भी एक अभिन्न हिस्सा यहाँ पे बने हुए थे। अफ्रीका में इन्होंने गांधीवाद का प्रचार किया, भारत में इन्होंने गांधीवाद का प्रचार किया कि गांधी को मानो। अफ्रीका में तो बाकायदा इनके द्वारा नटाल नामक हिंदी पत्रिका भी निकाला गया था, नटाल नामक हिंदी पत्रिका भी यहाँ पे निकाला गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको लिखना है। आर्य समाज जो कि 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाया गया था, वेदों की तरफ लौट चलो, यही सब नारा था, उसी से भवानी दयाल जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन की। तो सब आपको बताने चलता, क्योंकि सारा का सारा इसका प्रभाव जो है आपको बिहार में देखने के लिए मिला था। तो खिलाफत या फिर यहाँ पे कह सकते हैं असहयोग, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण अगर देखें तो ये था यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध से, चूँकि ब्रिटेन ने, जो तुर्की का जो खलीफा हुआ करता था, ठीक है, जो मुस्लिम पूरे के पूरे कम्युनिटी का वो धर्म गुरु के रूप में मौजूद था पूरे विश्व के मुसलमानों का। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ब्रिटिशरों ने तुर्की के सुल्तान को, ठीक है, उसके पद से हटा दिया, सबसे बड़ी समस्या था, और तुर्की को बांटना शुरू कर दिया। तो इसके बाद से देखेंगे तो भारत के जो मुसलमान थे ये ब्रिटिश के यहाँ पे पूरी तरीके से खिलाफ हो गए, यहाँ पे खिलाफ हो गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो प्रभाव था बिहार में भी यहाँ पे पड़ा। अब बिहार में तुर्की के सुल्तान की मदद के लिए यहाँ पे सहायता कोष बनाया गया। देखिए फंडिंग किया जा रहा है, कहाँ पे, बिहार में किया जा रहा है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है मजहरुल हक का नाम ले सकते हैं। मजहरुल हक के नेतृत्व में, बहुत ही मजहरुल हक उस समय क्या थे, एक्टिव थे। इसके अलावा हसन इमाम, मौलाना शौकत अली, ये सारे लोग उस समय, ठीक है, अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे थे, खासकर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने में। जगह जगह सभाएं भी किया गया, जैसे कि गया हो गया, जहानाबाद, मुंगेर, पटना और पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में, ठीक है, जगह जगह यहाँ पे प्रदर्शन भी किया गया। अब यही था प्रथम विश्व युद्ध से जनित जो भी यहाँ पे समस्याएं थी, चाहे वो महंगाई इतना अधिक बढ़ चुका था, प्लेग बीमारी, भूख, हड़ताल, अकाल, सब यहाँ पे फैल चुका था। लोग करे तो क्या, और जो वादा किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि भाई अंग्रेजों का अगर तुम लोग साथ दोगे प्रथम विश्व युद्ध में, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, ठीक है, बहुत अधिक रियायत दी जाएगी। किसी प्रकार का रियायत अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे नहीं दिया गया। 13 लाख से अधिक भारतीय सैनिक ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ, तो सोचिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में यहीं पे यहाँ पे असहयोग आंदोलन यहाँ पे पारित हो गया। और जब केंद्र में पारित हो गया असहयोग आंदोलन, तो सारे क्षेत्रों में फैलाया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे असहयोग आंदोलन बिहार में कैसे फैला।
बिहार में कैसे फैला। तो कार्यक्रम मैं नहीं बताऊंगा, गांधी का जो भी कार्यक्रम था, ठीक है, सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायपालिका, सरकारी भवन, कर्मचारी, सबका क्या करो यहाँ पे बहिष्कार करो, असहयोग की भावना को जगाना है, ठीक है। यही यहाँ पे किया जाने का प्रयास किया गया। अब बिहार के क्षेत्रों में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद का नाम काफ़ी फेमस है। इसके अलावा ब्रज किशोर प्रसाद बार बार आएगा, ब्रज किशोर प्रसाद का नाम काफ़ी फेमस है। इन लोगों ने असहयोग के साथ साथ चूँकि कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, स्वराज के मुद्दा को भी लाया गया। गांधी बोले थे कि अगर सफल हुआ तो 1 साल में आज़ादी मिल जाएगी। तो असहयोग और स्वराज के मुद्दे को एक साथ चलाने का प्रयास किया। बिहार में भी इसको बहुत, ठीक है, लोकप्रियता मिली, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ते चले गए। और बिहार के लोगों ने यहाँ पे जो भी स्कूल था, कॉलेज था, न्यायालय, जो भी सरकारी कर्मचारी होते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सब यहाँ पे करने लगे। जो भी लोग थे यहाँ पे, उपाधि का बहिष्कार यहाँ पे कर दिया गया सब, ठीक है। चुनाव का बहिष्कार, उस समय प्रांतीय चुनाव होने वाला था, तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, चुनाव का भी यहाँ पे बहिष्कार दिया गया। समझ रहे हैं, विदेशी वस्तुओं की जगह देसी वस्तुओं पे यहाँ पे बल दिया गया, देसी वस्तुओं पे बल दिया गया। क्योंकि यहाँ पे स्कूल को लेकर सबसे बड़ी समस्या थी कि भैया स्कूल का अगर बहिष्कार कर दिया जाएगा, अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर उनकी स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसके लिए बिहार में शिक्षा का वैकल्पिक रास्ता यहाँ पे तैयार किया गया, वैकल्पिक रास्ता यहाँ पे तैयार किया गया। और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। राजेंद्र प्रसाद इसके, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य भी बने, हेड मास्टर होता है ना, प्राचार्य भी बने। इसके बाद से मामला यही नहीं रुका, क्योंकि गांधी को पता लग गया तो पूरे सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, गांधी छोटी मोटी जो भी था स्कूल कॉलेज सब बनवाने में लग गए। और इसी समय बिहार में एक और कॉलेज की स्थापना की गई, बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ बिल्कुल यहाँ पे यूनिवर्सिटी टाइप का था, ठीक है। बहुत सारे इसमें स्कूल कॉलेज इसके अंदर यहाँ पे कार्य कर रहे होते थे। तो बिहार विद्यापीठ, गांधी जाके खुद बिहार गए और इसका गांधी ने क्या किया, उद्घाटन किया। बिहार जाके गांधी के द्वारा उद्घाटन किया 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को गांधी के द्वारा उद्घाटन किया गया। और इसमें जो कुलपति बनाया गया था मजहरुल हक को, और उप कुलपति बनाया गया था ब्रज किशोर प्रसाद को। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चल के जब इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह के जब छात्र छोड़ के, ठीक है, मजहरुल हक के पास आए, तो मजहरुल हक ने एक नया शिक्षा का स्थान बनाया जिसका नाम दिया गया सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम, इसमें चरखा चलाने पे, सूत काटने पे जो भी इंजीनियरिंग के छात्र थे उनसे यही सब यहाँ पे करवाया जाता था, ठीक है। आगे चल के यही सदाकत आश्रम राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया। और इसी सदाकत आश्रम से मजहरुल हक के द्वारा द मदरलैंड पत्रिका प्रकाशित की गई, द मदरलैंड पत्रिका प्रकाशित यहाँ पे की गई, ठीक है। इसी दरमियान देखेंगे तो 1921 में ही यहाँ पे ब्रिटेन के राजकुमार, ठीक है, इंग्लैंड का कह सकते हैं, राजकुमार का भारत के क्षेत्र में जब आगमन हुआ तो इसका पटना भी प्लान बना कि पटना हम जाएंगे देखेंगे। तो यहाँ पे इसका बहिष्कार किया गया, पटना कुछ दिन बंद रखा गया। और फाइनली चौरी चौरा कांड से इस असहयोग आंदोलन को यहाँ पे बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे असहयोग आंदोलन बंद होते ही, ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन के बंद होते ही, चूँकि बहुत सारे जो भी क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सारे लोग यहाँ पे देख रहे थे और कहीं न कहीं, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट कर भी रहे थे। लेकिन असहयोग आंदोलन की चूँकि यहाँ पे वापसी की घोषणा के बाद से बहुत सारे लोगों का मनोबल गिर गया। कांग्रेस के अंदर भी विचारधाराएँ यहाँ पे अलग अलग विचारधाराएँ इसमें, ठीक है, आने लगी। जैसे कि सबसे बड़ा था यहाँ पे 1919 का जो यहाँ पे प्रांतीय चुनाव को लेकर यहाँ पे बात हुई थी, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, याद करिए, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। तो 1919 का जो प्रांतीय चुनाव, चूँकि उस समय तो नहीं हुआ था लेकिन आगे जाके हुआ, ठीक है। तो अब कांग्रेस की एक जो धड़ा चाह रही थी कि हम इस चुनाव के माध्यम से अपने आप को क्या करें, संशोधित करें, अपने आप को संशोधित करें, मैंने चुनाव के माध्यम से जाएंगे तो फिर हमको सुधार का आगे क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। और चूंकि असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी को गिरफ्तार भी किया गया था,
तो इसकी जो दूसरी जो धारा थी, जो परिवर्तन के बिल्कुल विरोधी थे कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, इनका मानना था कि गांधीवादी प्रक्रिया को अपनाएं, गांधीवादी प्रक्रिया को अपनाएं और अभी ज़रूरत है गांव गांव में जाके लोगों को अपने आप में क्या करें, जोड़े। ये जो प्रक्रिया है संवैधानिक जो प्रक्रिया का रास्ता छोड़ दें। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये अलग लोग नहीं हुआ, गांधी इन लोगों को साथ में रखा, क्योंकि अब दोबारा कांग्रेस में गलती नहीं करना चाहता था। 1907 का जो सूरत जो अधिवेशन था जिसमें नरम दल गरम दल बट गए थे, मामला कुछ ऐसे ही हो जाता, लेकिन फाइनली ये दोनों सेपरेट नहीं हुआ। ठीक है, कांग्रेस के अंदर भी एक नया पार्टी का यहाँ पे उदय हो गया, CR दास के नेतृत्व में, जो सुधार चाह रहे थे, यही थे CR दास। इनके द्वारा यहाँ पे स्वराज दल की स्थापना की गई, स्वराज दल की यहाँ पे स्थापना यहाँ पे की गई। ठीक है, और इसकी आगे चल के इसकी बैठक पटना में भी हुई, इसकी बैठक पटना में भी हुई, ध्यान रखिएगा, पटना में भी हुई। लेकिन देखेंगे तो बहुत अधिक लंबे समय तक ये चल नहीं पाया। शुरुआती तौर पे इसको अच्छा खासा, ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा इसको सहयोग मिला। लेकिन 1925 में जब CR दास की मृत्यु हो जाएगी तो फिर ये स्वराज आंदोलन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताना इसीलिए जरूरी था कि ताकि लिंक बना रहे कि स्वराज दल भी यहाँ पे कोई रहा था। ठीक है, बिहार में भी इस दल की यहाँ पे स्थापना की गई थी। अब उसके बाद 1900 ठीक है लगभग 25 के आसपास हम लोग आ चुके हैं। अब बहुत सारा जो अलग अलग विचारधारा है, जैसे हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, काकोरी कांड, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सारी ही एक्टिविटी जो क्रांतिकारी विचारधाराओं से लैस थे ये यहाँ पे चल रहा था। और उसका कहीं न कहीं जो इम्पैक्ट था, ठीक है, बिहार में भी तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसी समय चूँकि यहाँ पर रिव्यू करने के लिए आ गया साइमन कमीशन, ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन 1919 का जो एक्ट था, ध्यान रखिएगा, 1919 का जो मोंटेस्क्यू सुधार जो एक्ट यहाँ पे लाया गया था, इसी का रिव्यू करने के लिए आ गया था कि भारत के लोग शासन करने जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर पता है कि नहीं पता है, संविधान क्या है पता है कि नहीं है। ठीक है, आ गया है, आना था 1929 में, 2 साल पहले आ गया, 1927 में ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1927 में ही साइमन कमीशन यहाँ पे भारत आ गया। और सबसे बड़ी समस्या थी कि इस साइमन कमीशन में, ठीक है, जो भी कमेटी जो बनाया गया था इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, ध्यान रखिएगा, कोई भी यहाँ पे भारतीय नहीं था। इसीलिए भारतीयों ने विरोध करने का सोचा, इसका विरोध भी किया गया, काला झंडा दिखाया गया। और इसी दरमियान देखेंगे तो लाहौर के क्षेत्रों में लाला लाजपत राय, शेर पंजाब, ठीक है, शेर हिंदुस्तान, लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, सैंडर्स के द्वारा कर दिया गया, जिसको भगत सिंह के द्वारा फाइनली, ठीक है, उनके ग्रुप के द्वारा उसको भी मारा गया। फिर भगत सिंह का फिर वहीं असेंबली बम कांड वगैरह सब उधर चलते रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है, जो कि बिहार के परिप्रेक्ष्य हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब इनका यहाँ पे, ठीक है, जब विरोध किया जाने लगा तो साइमन कमीशन, ध्यान रखिएगा, जब पटना की तरफ आया, पटना में आया, तो पटना में भी सेम चीज़ हुआ, पटना में भी, ठीक है, इसका ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे विरोध किया गया। ठीक है, और तो और लाला लाजपत राय की जब यहाँ पे मृत्यु हुई तो पटना के लोगों ने यहाँ पे शोक मनाया, उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई। और तो और 10 अगस्त 1929 को यहाँ पे बिहार में, ठीक है, राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया, राजनीतिक पीड़ित दिवस यहाँ पे मनाया गया। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि इससे क्या हुआ, तो बिहारियों को, बिहार वासियों को राजद्रोह और देशभक्त बनने का, ठीक है, एक और अधिक प्रेरणा मिला कि देखो भाई देशभक्ति कैसा होना चाहिए, लाला लाजपत राय की तरह होना चाहिए। देखो बिल्कुल वे राजद्रोह करते रहे अपने अधिकारों के प्रति, अपनी एक शानदार देशभक्ति को उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये सारे जो विचारधाराएं हैं, सारी जो एक्टिविटी है, किसी न किसी रूप में, ठीक है, बिहार वासियों के मन में भी यहाँ पे बैठ रहा है। इसी समय देखेंगे तो ये वही दौर है जब वहाँ पे बिहार के क्षेत्रों में किसान सभा की स्थापना की जाएगी। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1928 में प्रांतीय किसान सभा की गठन किया जाएगा, प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जाएगा। और यहीं चल के 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का रूप ले लेगा।
और माना जाता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को 3 बार जेल जाना पड़ा। सहजानंद सरस्वती समझ रहे हैं ना, बिहार में बहुत ही किसानों के बहुत फेमस नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक स्वतंत्रता आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका भी इन्फ्लुएंस था बिहार में, बिहार वासियों में, ठीक है, मैंने बहुत ही अधिक था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, चूंकि हम लोग अब धीरे धीरे लास्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसमें क्या विचारधारा बनाया गया था गांधी के द्वारा कि भाई नमक ऐसा मुद्दा था कि जो सारे लोग इसको यूज करते हैं, बूढ़े, ठीक है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जवान, बच्चे सब इसको यूज करते हैं। नमक का मुद्दा इसको यहाँ पे चुना गया, ठीक है। और फाइनली इसका बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट था बिहार में भी देखने के लिए मिला। लगभग 15 अप्रैल 1930 को बिहार के सारण जिला में यहाँ पे सॉइल, नमकीन जो मिट्टी होती है, नमकीन मिट्टी से एक सांकेतिक रूप में नमक बना के नमक कानून को छोड़ा गया। उसके बाद से ये दौर यहाँ पे चल पड़ा। इसका जो विस्तार था, ध्यान रखना है आप लोगों को, धीरे धीरे इधर पटना हो गया, पटना में फैलने लगा। पटना में तालाब में नमक बनाया गया। इसके अलावा पटना के साथ साथ शाहबाद हो गया, शाहबाद, ठीक है, जो शाहबाद का जो क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर हो गया। इसमें बहुत सारे कार्यों को अंजाम दिया गया, जैसे धरना प्रदर्शन, आम बात था ये सब, ठीक है। धरना प्रदर्शन में जैसे विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, ठीक है। शराब के आगे, ठीक है, मतलब बहुत अधिक हड़ताल करने की यहाँ पे कोशिश की गई। इसी दौरान यहाँ पे कपड़ा को लेके देखेंगे तो छपरा में कैदियों के द्वारा नंगा हड़ताल यहाँ पे कर दिया जाएगा। इनको विदेशी कपड़ा नहीं चाहिए था, इनको देसी कपड़ा चाहिए था। ये लोग नंगा घूम रहा था जेल में, फाइनली उनको देसी कपड़ा दिया गया, ठीक है। और इस आंदोलन में सबसे खासियत थी यहाँ पे बिहार में महिलाओं की भागीदारी, बड़ी संख्या में बिहार की महिलाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ था, ठीक है। फिर इसी दरमियान देखेंगे तो यहाँ पे कांग्रेस को अवैध भी घोषित कर दिया जाएगा, जब हिंसक गतिविधियाँ थोड़ी बहुत होने लगेगी। हालांकि हिंसक तो नहीं था, क्योंकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को, ठीक है, पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि असहयोग के दौर पे ही चल रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत रेडिकल चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। अब फिर से मामला इसी दरमियान यहाँ पे शुरू हो जाएगा, जैसे कि कराची अधिवेशन भी होगा यहाँ पे, ठीक है। जब भगत सिंह को फांसी यहाँ पे दे दिया जाएगा तो कराची अधिवेशन, फिर नेहरू रिपोर्ट की बातें, वो सारा फिर बिहार के लीक से हट जाएगा, ठीक है। फाइनली इसी दरमियान देखेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पे रोकने का प्रयास था। गांधी इरविन समझौता यहाँ पे किया गया। उसके बाद से इसका निष्कर्ष निकला था कि गोलमेज सम्मेलन होगा। साफ बोला गया था ना, गांधी इरविन समझौता में, चाहे इरविन के द्वारा बोला गया था कि जो भी साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसी पे हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम में कांग्रेस ने बहिष्कार किया, द्वितीय में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है। तृतीय में कांग्रेस ने, ठीक है, यहाँ पे गया ही नहीं कांग्रेस। तो कुल मिला के गोलमेज सम्मेलन का एक ही कंक्लूजन था कि इससे जो अंबेडकर बार बार उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो अंबेडकर को फायदा मिला। इसमें कम्युनल अवार्ड यहाँ पर दे दिया गया, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया। अब बहुत बड़ी समस्या थी, समझ रहे हैं। अब फिर से यहाँ पे गांधी नहीं रुके और गांधी ने फिर से यहाँ पे सत्याग्रह करना शुरू कर दिया, और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह भी यहाँ पे चलाया गया गांधी के द्वारा। और इसमें माना जाता है कि बिहार से 880 सत्याग्रही कहाँ गए, जेल गए। तो ये सब बातें बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको हर हाल में बिहार को केंद्र बिंदु में रख के चलना होगा। उसके बाद से फिर नेक्स्ट अब जो दौर आता है 1935 का एक्ट का, संवैधानिक सुधारों का दौर है। कहीं न कहीं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही परिणाम है, ठीक है। 1935 में फिर यहाँ पे संवैधानिक सुधार होना शुरू हुआ, संवैधानिक सुधार होना यहाँ पे शुरू हुआ। और इसमें क्या किया गया, तो प्रांतों को स्वायत्ता दी गई और केंद्र में यहाँ पे द्वैध शासन लगा दिया गया। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 1919 के एक्ट के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, 19 एक्ट के माध्यम से 1920 में बिहार में सत्येंद्र
प्रसाद को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। बिहार का गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आ गया। अब प्रांतों में यही तो था ना, यहाँ पे चुनाव यहाँ पे होना था, ध्यान रखिएगा, प्रांतों में चुनाव यहाँ पे होना था। और 20 जुलाई 1937 को, ठीक है, ये चुनाव पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, कांग्रेस बहुमत में आई। और इसी समय देखेंगे तो कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में श्री कृष्ण सिंह को, बिहार में श्री कृष्ण सिंह को यहाँ पे नेतृत्व करने का मौका मिला। मैंने श्री कृष्ण सिंह ही यहाँ पे, ठीक है, मुखियापति बने, उसमें प्रधानमंत्री भी बोला जाता था। तो यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री बने। उस समय इन्होंने अपना जो भी मंत्रिमंडल का यहाँ पे विस्तार किया, मंत्रिमंडल का विस्तार किया। लेकिन 1939 में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे शुरू हुआ, निम्नलिखितों ने घोषणा कर दिया कि भारत के लोग भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ हैं। अब जो भी सरकारें थीं अलग अलग प्रांतों में, केंद्र में भारत की या फिर कांग्रेस की, इन लोगों ने, ठीक है, मैंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ क्या है, बिल्कुल नहीं है। अब मामला समझ रहे हैं ना, पूरा का पूरा क्या आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वार का मामला आ गया है। ध्यान रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार का मामला आ गया है। हिटलर ने पोलैंड पे यहाँ पे अटैक कर दिया है। समस्याएं बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है अंग्रेज़ों के लिए भी। और इसी समय यहाँ पे दिया जाएगा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे लाया जाएगा। और अगस्त प्रस्ताव में मैंने कुछ था नहीं, कुल मिला के फिर वही डोमिनियन स्टेट वाली बातें थी कि भारत कब आज़ाद होगा गारंटी नहीं है, लेकिन अभी भी भारत डोमिनियन स्टेट के रूप में यहीं पे मौजूद रहेगा। और नेहरू ऑलरेडी नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की बातें कर रहे थे। तो पूर्ण स्वराज भारतीयों का मांग था, और वो क्या लोग दे रहा है, डोमिनियन स्टेट दे रहा है। तो समस्या होगी। फाइनली अगस्त प्रस्ताव भी यहाँ पे असफल हो गया। इसके असफल होने के बाद से गांधी को समझ में आ गया, गांधी ने तुरंत यहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह में फिर वहीं आ जाएगा विनोबा भावे, नेहरू को बनाया, ब्रह्मदत्त को बनाया, ठीक है। और बिहार में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले जो सत्याग्रह आई हैं, श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही का जो नेतृत्व है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा यहाँ पे किया गया। अब अगस्त प्रस्ताव के द्वारा मामला और अधिक गंभीर हो चुका था, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया। आपको इमेजिंग करना है, क्रिप्स प्रस्ताव यहाँ पे लाया है, चूँकि यहाँ पे आपको समझना है कि जापान यहाँ तक आ गया था, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, बांग्लादेश, इधर म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ जापान, ठीक है, एंट्री करने वाला था। और जापान, समझ रहे हैं ना, कि जापान अब घुस घुस के ब्रिटिशरों को मारना शुरू करता। और जब भी ये सब महाद्वीपीय युद्ध होता है, सातों के सातों महाद्वीपों में जब भी यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा, युद्ध जब होता है तो जहाँ जो देखता है, जिस क्षेत्र में देखता है, वहाँ पे मारने की कोशिश करता है, ठीक है। चाहे हम लोग एशिया की बात कर ले, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, हर जगह जहाँ जिसका दुश्मन होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा। इसीलिए तो इधर यही था ना, यहाँ पे जापान ने क्या किया, पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। देखिए कितनी बड़ी समस्या थी। तो क्रिप्स प्रस्ताव यहाँ पे आनन फानन में, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करता था, उसके द्वारा ऑफर किया गया कि भारत के लोग भाई हमें सपोर्ट दो। भारत के लोग सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्रिप्स प्रस्ताव को यहाँ पे ध्यान रखिएगा लाया गया, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव भी फाइनली क्या हो गया, असफल हो गया। अब क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया, भारतीयों को आशा लग गया कि भैया ब्रिटिश हमारी हिफाजत करने वाले नहीं है, जापान लोग यहाँ पे आ गया है। सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना उधर वो कर रहे हैं, ठीक है। जापान, जर्मनी सब घूम के आ चुके हैं, सिंगापुर होते। तो इन सारी ही आपको, ठीक है, एक बृहद स्तर पे थोड़ा आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रख के चलना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा था, आखिर गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों किया, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो प्रारंभ किया गया था 8 अगस्त 1942 को इसका प्रारंभ यहाँ पे किया गया था। और गांधी ने बोला था कि देखो, इसका प्रारंभ होते जो भी इम्पोर्टेंट नेता है सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और शुरू हो गया गिरफ्तारी का दौर। कांग्रेस नेताओं को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी, नेहरू। लेकिन हमको बिहार का स्तर पे देखना है, इधर आप बिहार भी बना लीजिए, ठीक है। बिहार का स्तर पे देखते हैं कि इसका क्या इम्पेक्ट पड़ा। तो गांधी ने बोला हुआ था कि देखो अब बहुत हो गया आंदोलन, ठीक है, मैंने नेतृत्व करता। अब इस आंदोलन में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, जबकि एक एक व्यक्ति को अपना नेतृत्व खुद ही करना होगा। लोगों ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, जो यहाँ पे सत्याग्रह 1917 से जो बिहारी, समझिए कि अगर उसका साल या 15 साल का होगा,
21 असहयोग तक आते आते उसका साल 21 हो जाएगा। सोचिए, सविनय अवज्ञा तक आते आते वो 31 साल का हो जाएगा, और भारत छोड़ो तक आते आते 41 हो जाएगा। 4 आंदोलन बिहार में इधर हो चुका है। अब उसको नेतृत्व की ज़रूरत है? अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसे एक स्वतः फूर्त आंदोलन भी बोला जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन का। गांधी ने फिर छूट कर दिया कि अब यहाँ पे ठीक है, भारत बिल्कुल आज़ाद है, भारत बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई भी विदेशी शक्ति का अधीन नहीं है, अपनी रक्षा खुद करना है। बस में लिखा रहता है ना, यात्री अपने सामान की रक्षा खुद करे, तो हर एक भारतीय अपनी रक्षा खुद करे। कोई भी अधिकारी जो भी है, कोई भी ठीक है मतलब सरकारी तंत्र से यहाँ पे इस्तीफा नहीं देगा, बल्कि वो कांग्रेस के प्रति आस्था रखे, चूँकि हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ऐसे करके यहाँ पे ठीक है, सेनाओं को बोला गया कि अपने लोगों पे गोली नहीं चलाए। लोगों को बोला गया कि भाई वही लोग कर दे जो ज़मींदारों के, मैंने जिनका आपसी संबंध अच्छा है, लगता है कि कोई भी ज़मींदार चटुकार है तो भाई उसको कर नहीं देना है। देशी प्रांतों को भी बोला गया कि जो भी शासक ठीक है, अगर वो कांग्रेस के प्रति आस्था रखता है, भारत के प्रति आस्था रखता है, तो भाई लोग सपोर्ट करें। अदरवाइज ठीक है, अगर जो भी प्रांत का जो भी राजकुमार है, शासक है, अगर वो ब्रिटिश का चाटुकार है तो उसका लोग विरोध करें। हर जगह आपको बड़े स्तर पे इस आंदोलन को यहाँ पे छेड़ा गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बिहार के परिप्रेक्ष्य में ठीक है, अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे देखेंगे तो इसी समय 8-9 अगस्त के आसपास राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हो गई, जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी हो गई, अनुग्रह नारायण सिन्हा की, इन सारे ही लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारी हो गई। अब बिहार में एक जो जन आंदोलन भड़का वो था यहाँ पे स्वतः फूर्त था, और इनके नेताओं को देख रहे हैं ना, पकड़ के अलग अलग जेल में डाला गया, समझ रहे हैं। जैसे कि जयप्रकाश नारायण को ठीक है इधर हजारीबाग जेल में, राजेंद्र प्रसाद को ठीक है बांकीपुर जेल में, सब अलग अलग जेलों में इनको यहाँ पे डाला जा रहा है। अब स्वतः जब फूर्त हुआ तो आप समझ सकते हैं कि व्यापक जन आंदोलन बिहार में, यहाँ पे आपको इंटेंसिटी बढ़ाना, अच्छे से लिखना है, व्यापक जन आंदोलन हमें देखने के लिए मिला। पूरा लोग यहाँ पे भारत का झंडा लेकर अपने हाथों में लेकर नारा लगाते ठीक है, चारों तरफ फैन लगे, कूच कर गए। इसी दरमियान जो भीड़ था, खासकर छात्रों की भीड़ ने चाहा कि भाई ठीक है हमें विधायिका में झंडा फहराना है। विधायिका का जो महल है ना, सचिवालय के सामने था, वहाँ पे जाके हमें झंडा फहराना है। और फाइनली पटना का जो जज था जिसका नाम था आर्चर ने परमिशन दे दिया कि किसी भी कीमत पे विधायिका के ऊपर झंडा फहराने नहीं दिया जाएगा। पुलिस को इसने आज्ञा दे दिया कि भाई गोली चलाओ, और इसी को बोला जाता है सचिवालय गोलीकांड। सचिवालय गोलीकांड, अर्थात इस सचिवालय गोलीकांड में देखेंगे तो 7 लोग यहाँ पे मारे गए, 7 जो विद्यार्थी थे मारे गए। सब मैंने नाम बता दिया है पिछले लेक्चर में, आप देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, सबका सब मैंने यहाँ पे इसको कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो सचिवालय गोलीकांड। अब इस गोलीकांड से खुद सोचिए 7 लोग मारे गए, तो लोगों में संतोष कितना होगा, विरोध और क्या हो गया, तीव्र हो गया। जितना विरोध तीव्र होता उतना ही अंग्रेज इसे दबाने की कोशिश करते हैं। और एक समय तो पटना में ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश शासन ही खत्म हो गया था, पूरा जगह लोगों का हुजूम। समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फाइनली देखेंगे तो 12 अगस्त को यहाँ पे ठीक है गांधी मैदान में शाम में ठीक है स्पेशल मीटिंग बुलाया गया जगत नारायण के नेतृत्व में स्पेशल मीटिंग बुलाया गया, और कार्यक्रम घोषित किया गया कि भाई ये लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, गोली से मार रहे हैं। तो इनका जो कार्यक्रम था कि भाई जो भी ठीक है सरकारी जो भी समझ रहे हैं ना संस्थाएं, उनको ख़त्म किया जाए, जैसे डाकघर हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, रेलवे लाइन, सरकारी इमारत, सबको यहाँ पे ध्वस्त कर दिया जाए, जला दिया जाए। बिहार में रेलवे लाइन को यहाँ पे उजाड़ दिया गया। ठीक है, इसी दरमियान देखेंगे तो इधर लगभग ठीक है 9 नवंबर ठीक है 1942 के आसपास ही देखेंगे तो जो थे 1942 के आसपास जयप्रकाश नारायण दिवाली के दिन ही हजारीबाग जेल की ऊंची दीवारों को धोती, समझ रहे हैं ना, धोती को एक में एक जोड़ के हजारीबाग की दीवारों को पूरी तरीके से लांग गया। अब ये लोग भाग के चला गया नेपाल के तराई क्षेत्रों में, पूरी इनकी ठीक है बटालियन था, नेपाल के तराई क्षेत्रों में गया, और ये लोग वहीं पे जाके आज़ाद दस्ता का गठन किया। बाकायदा उसके लिए रेडियो कम्युनिकेशन का भी आविष्कार किया गया, पहाड़ों में रेडियो लगाया गया कम्युनिकेशन के लिए, उसमें कार्यक्रम रखा गया। फिर यही सारा कार्यक्रम था कि भाई रेलवे को जलाओ, ठीक है, पुलिस स्टेशन को जलाओ। सब यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो भी यहाँ पे युवक थे
इन युवकों को प्रशिक्षित किया गया था। इसमें जेपी थे प्रशिक्षित देने वालों में, इसके अलावा कह सकते हैं कि ब्रजकिशोर प्रसाद थे, ठीक है, ये मजहरुल हक थे। इन सारे ही लोगों ने बड़ी ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया, ठीक है। मजहरुल हक नहीं, यहाँ पे हो जाएगा राम मनोहर लोहिया का नाम आ जाएगा, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। राम मनोहर लोहिया ने खुद ने बोला कि भाई बिहारियों में, बिहारी जो युवकों में जो गुस्सा था, उस गुस्से को सही डायरेक्शन में देना बहुत ही ज़रूरी था, और हम लोगों ने वही चीज़ किया ताकि ये अपने पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में यहाँ पे लेके जाएं, और आगे चल के कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही है तो उसके लिए इनके पास गोली, बम, बारूद, संगठन सब होना चाहिए। यही आज़ाद दस्ता कर रहा था। सैनिक गतिविधियाँ और असैनिक गतिविधियाँ, दोनों ही गतिविधियाँ आज़ाद दस्ते में, ठीक है, प्रमुख रोल प्ले कर रहा था। यही आज़ाद दस्ता देखेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इधर बिहार में पूर्णिया में छा गया, पूर्णिया में बैठक हुआ, भागलपुर के क्षेत्रों में भी छा गया। भागलपुर में देखेंगे तो आगे चल के इसी से प्रेरित होकर सियाराम दल बनेगा, सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल बनेगा, जिनका उद्देश्य होगा पीड़ितों को सेवा करना, अंग्रेजों को भगाना, ठीक है। तो हर जगह देखेंगे ना यहाँ पे 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की मतलब एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसी को लेके यहाँ पे बिहार की भूमिका को लेके देखेंगे तो जो ब्रिटेन का जो संसद है, ठीक है, लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब उच्च सदन, ठीक है, और हाउस ऑफ कॉमन मतलब नीच सदन, मतलब निचली सदन। तो हाउस ऑफ कॉमन में बोला गया यहाँ पे एक ब्रिटिश राजनीति थे जिनका नाम था एमटी ने बोला कि बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है। सोचिए, ब्रिटिश संसद में बोला जा रहा है कि बिहार में जो उपद्रव है, बिहार में जो उपद्रव है विशेष रूप से उग्र है, लेकिन बिहार बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रांत है, इसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात हर हाल में इस विद्रोह को दबाना होगा। तो यही था कुल मिला के पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। अब यहाँ पे आपको निष्कर्ष, कंक्लूजन बहुत ज़रूरी हो जाता है लिखना। कंक्लूजन में आपको बता देना है कि, ठीक है, कि जो बिहार है सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता में ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, स्वतंत्रता तक पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि यहाँ पे बिहार ने भारत के संविधान बनाने को लेके भी, ठीक है, बहुत अधिक पार्टिसिपेट किया। क्योंकि उसी समय देखेंगे यहाँ पे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब ख़त्म हो जाएगा तो यूएसए वगैरह ठीक का भी बहुत अधिक प्रेशर रहेगा, पूंजीवादी देशों का ब्रिटेन में प्रेशर रहेगा। ब्रिटेन की स्थिति पूरी तरीके से ख़राब है, उपनिवेशों की छोड़ने की बात आ जाएगी। और 1945 में देखेंगे तो चर्चिल की सरकार भी हार जाएगी वहाँ पे, ठीक है। लेबर पार्टी की सरकार बनेगी, लेबर पार्टी की सरकार करेगी, जिसका हेड होगा एटली, प्रधानमंत्री बनेगा एटली, और एटली घोषणा कर देगा कि अब ठीक है, जितना जल्दी हो सके हम लोग भारत को आज़ाद कर देंगे। एटली ने भारत के सभी नेताओं को, जितने भी आंदोलनकारी थे, सबको रिहा करवा दिया और बोला कि जल्द ही संविधान की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो जाएगी। संविधान की प्रक्रिया हो जाएगी। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा, संविधान की प्रक्रिया अब यहीं से तेज़ी से, ठीक है, शुरू हो जाएगी। अब इस संविधान बनाने में भी देखेंगे, ठीक है, तो बिहार वासियों का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है। माना जाता है कि 299 सदस्यों में सिर्फ और सिर्फ 36 जो सदस्य थे इसी बिहार से थे। जैसे कुछ प्रमुख नाम है, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ठीक है, ऐसे तमाम सारे जो नाम हैं जो बिहार वासियों ने संविधान बनाने में भी एक बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे रोल प्ले किया। कुल मिला के आपको यही बात बताना है यहाँ पे कि बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पे कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश किया, न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन तक बल्कि संविधान निर्माण तक। इस प्रकार से बिहार एक अतुलनीय साहस, माने अच्छा शब्द होता है ना, अतुलनीय साहस, बलिदान, त्याग, कर्मठता का पूरा परिचय दिया। और इसीलिए आज भी जो हर बिहार वासी जो है, ठीक है, अपने बीती हुई पीढ़ियों को लेके एक गौरवान्वित महसूस करता है कि हम भाई उसके वंशज हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यही था पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। एक चीज़ मैं बार बार रखता हूँ, अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। लेक्चर की अवधि अधिक होगी लेकिन इस टाइप का कंटेंट आपको शायद नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक बार समय दीजिए और चीज़ों को बार बार आप यूज करते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, ठीक है, ओके, थैंक्स, जय हिंद।